Hello everyone. So we are starting with our next reading, which is reading number 36, long-term liabilities and equity. So before we start with this topic, let me just quickly give you a background कि क्या है ये टॉपिक और कितने नंबर ऑफ एलओएस है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, जो कि अपने हर जब भी रीडिंग स्टार्ट करते हैं पहले समझ लेते हैं सो दैट अकॉर्डिंगली अपने टारगेट कर पाए रीडिंग को. सो देयर आर टोटल 3 एलओएस है. बोलने के लिए 3 एलओएस है बट अंदर में जो डिस्कशन है वो काफी कुछ है. ठीक है, तो बोलने के लिए ये चैप्टर में सिर्फ 3 एलओएस है बट अंदर में बहुत कुछ है. और इनफैक्ट मेरे को लगता है आउट ऑफ ऑल द रीडिंग्स विच आर देयर इन योर एफएसए, दिस इज वन ऑफ द हेवी रीडिंग. वन ऑफ द हेवी रीडिंग है. ठीक है, वन ऑफ द क्यों, क्योंकि बाकी और भी रीडिंग होगा डिपेंडिंग ऑन आपका किसमें स्ट्रेंथ और किसमें वीकनेस है. बट ये वाला रीडिंग जो है वो थोड़ा सा हेवी है एंड इट रिक्वायर्स टाइम. थोड़ा सा टाइम डिवोट करना पड़ेगा मेरे साइड से भी, प्लस आपको भी घर पे जब आप रिवीजन करोगे तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर में टाइम देना पड़ेगा इस टॉपिक को, सो दैट ये टॉपिक आपके पूरे कंट्रोल में आ जाए. ठीक है, तो 3 एलओएस बट ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स टाइम. अब यहाँ पे बात कर रहा है टॉपिक्स इन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. अपने करंट एसेट्स में कवर किए थे इन्वेंट्री, राइट. बैलेंस शीट में वी हैव करंट एसेट्स, राइट. उसके अंदर में अपने इन्वेंट्री कवर किए थे. यहाँ पे वी हैव अ सेपरेट चैप्टर ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो बैलेंस शीट का पार्ट होता है. लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड इक्विटी, मतलब अपने इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का बात करेंगे इस रीडिंग के अंदर में. When we say long term liabilities, there can be many items in case of long term liabilities. For example, bank loan. Bank loan can be long term liabilities. यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ है in case of long term liabilities is about lease. लीज के बारे में. लीज का मतलब क्या होता है? भाड़ा, रेंट. लीज मतलब क्या होता है? रेंट. उसका अकाउंटिंग कैसे होगा? लेसी के बुक्स में, लेसर के बुक्स में. जो एसेट को भाड़े पे दे रहा है एंड जो एसेट को भाड़े पे ले रहा है, ठीक है, उसके बुक्स के अंदर में कैसे अकाउंटिंग होने वाला है, that is the LOS number A. Explain the financial reporting of leases from the perspective of lessors and lessee. ठीक है, तो दोनों के बुक्स के अंदर में कैसे अकाउंटिंग होगा एंड एनालिस्ट को क्या चीज का ध्यान रखना है, वो सब सारा चीज अपने इस चीज के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं. लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड इक्विटी. फिर अपने डिस्कस करेंगे LOS नंबर B के अंदर में अबाउट द एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन. एम्प्लॉय का खर्चा, सैलरीज एंड वेजेस. कंपनी जो सर एक्सपेंस दे रही है एम्प्लॉयज को, सैलरीज वेजेस दे रही है, शेयर बेस्ड कॉम्पनसेशन दे रहा है, ऑप्शंस दे रहा है, एम्प्लॉयज को शेयर्स दे रहा है, शेयर्स अलॉट कर रहे हैं एम्प्लॉयज को, पेंशन बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट, डीसी प्लान, डीबी प्लान. इफ यू रिमेंबर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ओवरव्यू फर्स्ट चैप्टर में किए थे अपने. डीसी प्लान, डीबी प्लान वापस से यहाँ पे रिविजिट होने वाला है. ठीक है, एंड अदर हेल्थ केयर बेनिफिट्स दैट एज अ एम्प्लॉई, एज अ एम्प्लॉयर दैट इज गिवन टू द एम्प्लॉई. उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा अंडर IFRS एंड अंडर US GAAP. Under IFRS and under US GAAP. That is LOS number B. LOS number C is about disclosure of pension and those pension benefits, employee compensation benefit and leases. जो फुटनोट्स है, जो डिस्क्लोजर्स है, सर मैनेजमेंट क्या क्या चीज डिस्क्लोज करेगा, मतलब व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स दैट द मैनेजमेंट हैज टू डिस्क्लोज इन द फुटनोट्स. दैट इज LOS नंबर C. जो LOS नंबर C है वो कम टाइम टेकिंग होगा. इट विल बी मे बी अराउंड 15-20 minutes. बट जो LOS नंबर A और LOS नंबर B है that will take time. LOS number A may take around 2.5 hours और LOS number B जो है वो हो सकता है और ज्यादा टाइम ले लेगा, मे बी 2.5 और 3 hours. तो मेरे को लग रहा है ऑन एन एवरेज 6 to 7 hours का ये रीडिंग होने वाला है. तो बोलने के लिए अगेन 3 LOS है बट यस इट्स टाइम टेकिंग एंड विल हैव टू गिव टाइम, क्योंकि अगर इस रीडिंग के अंदर में तुम टाइम नहीं देगा ना एंड इफ यू रश, नहीं समझ में आएगा आपको ये वाला रीडिंग. ये रीडिंग ऐसा ही है, आर या पार वाला रीडिंग है. क्या तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा या तो आपको पूरा स्किप करना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली पूरा स्किप करने का तो कोई स्कोप है ही नहीं. TFA के अंदर में कोई भी रीडिंग को पूरा स्किप करने का स्कोप है नहीं. तो क्या ऑप्शन है कि सर अच्छे से टाइम दे और एक एक चीजों को अच्छे से अपने समझे क्लास के अंदर में. और उसके बाद क्या करेंगे, को रीडिंग्स का क्वेश्चन सॉल्विंग. जो चीज यहाँ पे सीखेंगे, जो चीज समझेंगे, विल हैव टू फाइनली एग्जीक्यूट इन दी को रीडिंग्स का क्वेश्चंस के अंदर में. इज दैट फाइन? चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आई होप एक आइडिया हो गया होगा आपको अबाउट द रीडिंग. सर पहले आप तो डरा ही दिए. अरे डरा नहीं रहा हूं मैं, पहले बता दे रहा हूं कि सिंसियरिटी के साथ आपको ये क्लास करना पड़ेगा. ऑब्वियसली बाकी रीडिंग्स में भी आई एम होपिंग कि आप सिंसियरिटी के साथ क्लासेस कर रहे हो, बट इसके अंदर में एकदम डबल. ठीक है, चलो. लीजेस. LOS नंबर A. एक्सप्लेन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ लीजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लेसर्स एंड लेसी. सुनिएगा स्टोरी. मेरी कंपनी के अंदर में एक एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है. ठीक है, इन माय कंपनी वन ऑफ द एम्प्लॉय हैज ज्वाइंड एंड मेरे को उसको लैपटॉप देना है फॉर वर्क. ठीक है, मेरे को लैपटॉप देना है. अब एज अ एम्प्लॉयर मेरे पास दो ऑप्शन है, इधर आई कैन बाई द लैपटॉप और आई कैन टेक द लैपटॉप ऑन लीज.
दो ऑप्शन है कि क्या तो मैं डेल कंपनी के पास जाऊं, डेल को बोलूं यार मेरे को लैपटॉप खरीदना है। दूसरा ऑप्शन है क्या कि सर मैं डेल से लैपटॉप नहीं खरीदूंगा बट उससे भाड़े पे ले लूंगा ऑन रेंटल। व्हेन वी से भाड़ा और रेंट, दैट इज एक्चुअली व्हाट लीज। जो भाड़ा और जो रेंट होता है वो क्या होता है, लीज होता है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, आई हैव टू ऑप्शन, इधर आई कैन बाई और इधर आई कैन लीज। अब जो मैं एम्प्लॉयर हूं, जो मैं भाड़े पे लेने का सोच रहा हूं या मैं परचेज करने का सोच रहा हूं, एक बार परचेज को हटाते हैं, ठीक है, परचेज को हटाते हैं क्योंकि लीज का बात कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब सर मेरा जो व्यू है दैट इज व्हाट कि मेरे को भाड़े पे लेना, आई वांट टू टेक दी लैपटॉप ऑन लीज। तो मैं कौन होऊंगा इसके अंदर में, वन ऑफ द पार्टी इनटू द लीज, एंड दिस पार्टी मतलब मैं इज नोन एज व्हाट, लेसी, लेसी होगा, ठीक है। एंड जो डेल होगा, जो रेंटल पे दे रहा है, जो लीज पे दे रहा है लैपटॉप को, उसको अपने क्या बोलेंगे, लेसर। तो देयर हैज टू बी व्हाट, टू पार्टीज, देयर हैज टू बी टू पार्टीज इनटू द लीज अग्रीमेंट। एक होगा लेसी और एक होगा कौन, लेसर। लेसर कौन हो गया, डेल, जिसका एसेट है और जो ट्रांसफर कर रहा है, जो ट्रांसफर कर रहा है मतलब एसेट को रेंटल पे दे रहा है या लीज पे दे रहा है, किसको, मेरे को। मैं कौन हो गया यहाँ पे, लेसी, ठीक है। तो देयर हैज टू बी टू पार्टीज, लेसी एंड लेसर। यहाँ पे लिखते हैं एक बार शॉर्ट के अंदर में, लेसी और यहाँ पे कौन, लेसर। लेसर कौन है सर, हु ओन्स द एसेट, जिसका एसेट है, हु ओन्स द एसेट, जो कि मेरे एग्जांपल में कौन था, डेल। लेसी कौन हो गया, मैं, हु ओन्स द एसेट और हु टेक्स द एसेट ऑन लीज, हु टेक्स द एसेट ऑन, हु टेक्स द एसेट ऑन लीज, जो रेंट पे ले रहा है, लीज पे ले रहा है। इज इट फाइन, ठीक है, जो कि मान लो मिस्टर ए है। तो दो पार्टी, लेसी एंड लेसर, एंड देयर हैज टू बी एन अग्रीमेंट। लेसर और लेसी और लेसर के बीच में क्या, एक अग्रीमेंट होगा, एंड देयर विल बी अ स्पेसिफिक एसेट। व्हाट इज दैट स्पेसिफिक एसेट हियर, लैपटॉप। व्हाट इज दैट स्पेसिफिक एसेट, लैपटॉप। लिख देता हूं एक बार, हाँ। जो स्पेसिफिक एसेट का बात कर रहे हो आप सर, जो लीज पे जाएगा, दैट विल बी व्हाट, लैपटॉप। और उस लैपटॉप से मेरे को फ्यूचर बेनिफिट्स मिले, लेसी को फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेगा, एंड राइट ऑफ यूज मिलेगा। क्या मिलेगा, राइट ऑफ यूज। इसका मतलब लेसर हैज टू ट्रांसफर द राइट ऑफ यूज ऑफ द एसेट टू द लेसी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। सर व्हाट डू वी मीन बाय फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, मेरे को लैपटॉप खरीदना था या मेरे को लैपटॉप रेंट पे लेना था या लीज पे लेना था, राइट। तो एक बार जो खरीदना था उसको गोली मारो, बात कर रहे हैं लीज पे लेना है। सर कितने पीरियड के लिए लेना है लीज, वो तो पता होना चाहिए। कितने पीरियड के लिए आप रेंट पे ले रहे हो लैपटॉप को, वो तो स्पेसिफाइड होगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 इयर्स के लिए प्लान कर रहा हूँ, कितना, 3 इयर्स के लिए प्लान कर रहा हूँ। तो दैट इज व्हाट, स्पेसिफिक मेच्योरिटी ऑफ द लीज। कि सर आप जो रेंट पे ले रहे हो कितने टाइम के लिए ले रहे हो, मैं 3 इयर्स के ले रहा हूँ। हो सकता है डेज में, हो सकता है, इट कैन बी इन मंथ्स, इट कैन बी इन ईयर्स, इट कैन बी एनीथिंग। इज इट फाइन। तो लेसर हु ओन्स द एसेट एंड हु ट्रांसफर्स दी राइट ऑफ यूज, आरओयू से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। आरओयू का मतलब राइट ऑफ यूज, एक बार लिख देता हूं, फिर बार बार ये टर्म आएगा, राइट ऑफ यूज, हु ट्रांसफर्स राइट ऑफ यूज टू लेसी, और हु टेक्स द एसेट ऑन लीज मींस हु एंजॉयज राइट ऑफ यूज, जो राइट ऑफ यूज एंजॉय कर रहा है, जो राइट ऑफ यूज एंजॉय कर रहा है। इज इट फाइन। फॉर ए स्पेसिफिक मेच्योरिटी लिख देते हैं, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड या स्पेसिफिक मेच्योरिटी, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, एंड दिस स्पेसिफिक पीरियड इज नोन एज व्हाट, लीज टर्म। लीज टर्म जो कि अपने एग्जाम्पल में क्या, 3 इयर्स का, अपने एग्जाम्पल में क्या, 3 इयर्स का। देखो अगर मैं लैपटॉप परचेज करता, अगर मैं लैपटॉप परचेज करता तो सर प्रॉब्लम क्या होता, अगर मेरे को लैपटॉप परचेज करना है तो सर प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, मेरा पूरा पैसा जाएगा। अगर मैं एसेट मतलब पूरा का पूरा लैपटॉप अगर बाई कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑन लीज, आई हैव टू गिव व्हाट, एंटायर कैश आउटफ्लो। मान लो लैपटॉप का दाम है 34,000, तो लैपटॉप का दाम है 34,000, मेरे को 34,000 पूरा का पूरा देना पड़ेगा। बट लीज के अंदर में मेरे को कुछ देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, सिर्फ भाड़ा देते रहना पड़ेगा। लीज जो मेरा रेंट है वो देना पड़ेगा। हो सकता है मंथली अग्रीमेंट हुआ है लेसी और लेसर के बीच में, एक मंथली अग्रीमेंट हुआ है कि फॉर एग्जांपल मेरे और डेल के बीच में अग्रीमेंट हुआ कि मैं 2000 करके उसको पेमेंट करते रहूंगा। 2000 तो यहाँ पे ज्यादा बोल दिया मैंने, इट शुड बी अराउंड से 1000 करके, 1000 एवरी मंथ। तो 3 इयर्स में कितना हो जाएगा, अराउंड 36,000 रुपीज हो जाएगा।
36,000 रुपीज हो जाएगा। लैपटॉप कितना का था? फॉर एग्जाम्पल 34,000 रुपीज का था। लैपटॉप कितना का था? फॉर एग्जाम्पल 34,000 रुपीज का था। मैंने कितना पे किया एज एल एसी? 36,000 रुपीज पे किया। कितना पे किया? 36,000 रुपीज। किसको पे किया? लेसर को। ठीक है, अगर मैं परचेज करता तो मेरा तुरंत आउटफ्लो होता 34, बट इंस्टेड ऑफ पेइंग 34 टुडे, व्हाट आई हैव डन, आई एम पेइंग 1,000 रुपीज करके रेंटल एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। तो उसके वजह से मेरे को फायदा क्या हुआ सर? आज ये फायदा हुआ कि मेरे पॉकेट से इनिशियल कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, या अगर हुआ भी हो सकता है मेरे को कुछ डाउन पेमेंट करना पड़ा होगा लेसर को। क्या पेमेंट करना पड़ा होगा? डाउन पेमेंट, मे बी से 4-5,000 रुपीज ऐसा सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह मैं लेसर को दे दूंगा कि भाई मैं आपसे लैपटॉप ले रहा हूं, तो चलो आप 5,000 रुपीज रखो, और उसके बाद हर मंथ मैं आपको 1,000 करके एज अ लीज जो भी मेरा अग्रीड है दैट आई विल पे टू यू। सेकेंड फायदा क्या होगा मेरे को? लेसी को पहला तो फायदा ये हो गया कि सर आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो पूरा हो नहीं रहा। सेकंड फायदा क्या हो गया कि सर आप जो लैपटॉप ले रहे हो उस पर आप 36,000 रुपीज पे कर रहे हो अल्टीमेटली, राइट? ओरिजिनल दाम कितना था? 34,000। अब यहाँ पे एक तरीके से मैंने लेसर से लोन लिया है, इसको सोचो, एक तरीके से मैंने लेसर से लोन लिया है, राइट? एज अ लेसी आई हैव टेकन व्हाट? लोन, एंड दैट 2,000 इज इम्प्लिसिट इंटरेस्ट कॉस्ट। Instead of paying 34,000, I have paid to the lesser how much during these 3 years? 36,000 means 2,000 excess I have paid. That 2,000 is implicit interest cost. In this sense, lesser has given me a loan, sort of. Sir, कैसे? लेसर ने अपना लैपटॉप दिया, बोला लेसी आप यूज करो। लेसी बोला यार मेरे को आपको रेंटल्स देना पड़ेगा। लेसर बोला कि ठीक है, आप मेरे को रेंटल्स दे देना, बट 34,000 नहीं, आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 36,000। तो एक तरीके से लोन ही तो हो गया, एक तरीके से लोन ही तो हो गया कि मैं ये लोन की तरह उसको पे कर रहा हूं। आई एम पेइंग लेसर क्या? लोन की तरह पेमेंट कर रहा हूं। अब इंस्टेड अगर मैं बाहर से लोन लेता, इंस्टेड में बाहर से लोन लेता से 34,000 रुपीज का लोन लेता मैं बैंक से, हो सकता है उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट जो लगता है ना वो ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू लेसर जो चार्ज कर रहा है। लेसर में से 2,000 एक्सेस चार्ज करा, हो सकता है बैंक जो है सर वो मेरे से 3,000 4,000 चार्ज कर लेगा ऑन अ बेस ऑफ 34,000। तो सेकंड फायदा क्या हुआ? लेसर से मेरे को भाड़े पे लेने का या लीज पे लेने का एज कम्पेयर टू डायरेक्टली बाई करने का। सर अगर मैं डायरेक्टली बाई करता तो मेरे को बैंक से लोन लेना पड़ता और लैपटॉप खरीदना पड़ता, वेयर एज जब मैं लीज पे लिया तो मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या लगा? कम लगा। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या लगा? कम लगा। थर्ड फायदा, इंस्टेड ऑफ परचेजिंग, मैंने जो रेंट पे लिया है, जो लीज पे लिया है, उसका क्या फायदा? रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस। अगर मैं लैपटॉप परचेज करता 3 इयर्स के बाद, हो सकता है 4 इयर्स के बाद स्क्रैप हो जाता है लैपटॉप, आई वुड हैव सोल्ड एट अ वेरी नॉमिनल सैल्वेज वैल्यू और रेसिडेंट वैल्यू, बहुत थोड़ा सा अमाउंट मिलता। बट जब मेरे पास भाड़े पे है, इफ आई हैव टेकन दी लैपटॉप ऑन लीज, क्या मेरे को रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस का हेडेक है? नहीं, बिकॉज आफ्टर 3 इयर्स मैं क्या करूंगा? आई विल रिटर्न बैक दैट लैपटॉप टू दी लेसर। जो लैपटॉप है मैं लेसर को क्या कर दूंगा? रिटर्न कर दूंगा कि भाई लेसर ये मैंने 3 इयर्स लैपटॉप यूज कर लिया, ये ले लो अब आपका लैपटॉप। तो अल्टीमेटली रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस कौन बियर कर रहा है? लेसी या डेल? जो कि लेसर, डेल बियर कर रहा है रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस, राइट? कि यार उसका जो लैपटॉप है उसका सैल्वेज वैल्यू और कम हो जाएगा, उसका जो वर्थ है वो और कम हो जाएगा। लेसी बियर नहीं कर रहा है, लेसी को कोई हेडेक नहीं है। हेडेक किसको है? लेसर को। हेडेक किसको है? लेसर को। तो सर यहाँ पे रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस लाइज विद दी लेसर, नॉट विद दी लेसी। तो हो सकता है लेसर एक क्लॉज डाल देगा अग्रीमेंट के अंदर में कि आपको एक गारंटीड रेसिडुअल इनकम देना पड़ेगा लेसी को लेसर को, मतलब लेसी देगा लेसर को गारंटीड रेसिडुअल इनकम से 5,000 रुपीज, से 5,000 रुपीज। मतलब सर लेसी जब लैपटॉप रिटर्न करेगा ना लेसर को एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, तो उसको प्लस 5,000 रुपीज देना पड़ेगा या 3,000, वॉट एवर दी अग्रीड अमाउंट। तो जो 36,000 तो दे ही रहा है, प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट भी दे रहा है। तो वहां पे लेसर का जो रिस्क था ऑब्सोलेसेंस का वो कम हो गया कि नहीं? बिल्कुल कम हो गया, बिकॉज अब उसको हेडेक नहीं है ना, उसको पता है यार डे 1 से कि 3rd ईयर के बाद जो लेसी है वो अपना लैपटॉप तो देगा ही मेरे को, बट साथ में क्या देगा मेरे को? एक गारंटीड रेसिडुअल इनकम भी देगा, विच कैन बी से सम नॉमिनल अमाउंट 4,000 और 5,000 रुपीज। दैट इज द फायदा, दैट इज द फायदा ऑफ लीज एज कंपेयर टू व्हाट? परचेजेस। फटाफट से रिकैप करो क्या बात की अभी तक। इस लीज के अंदर में दो पार्टी, लेसी एंड लेसर। यहाँ पे लेसी कौन हो गया? जो लीज पे एसेट ले रहा है। लेसर कौन हो गया? जो लीज पे एसेट दे रहा है। राइट ऑफ यूज किससे किसको ट्रांसफर हो गया? राइट ऑफ यूज द एसेट किससे किसको ट्रांसफर हो गया? लेसर से लेसी को ट्रांसफर हो गया क्या? राइट ऑफ यूज। राइट ऑफ यूज का मतलब क्या हो गया कि सर लेसी अब क्या करेगा? इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंजॉय करेगा फ्रॉम दिस स्पेसिफिक एसेट, फ्रॉम दिस स्पेसिफिक एसेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंजॉय करेगा कौन? लेसी। And this right of use has been transferred from lesser to lessee.
एंड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड विच इज लीज टर्म, जो मेरे एग्जाम्पल में क्या था 3 years का था। अब फायदा क्या है सर, आप डायरेक्टली एसेट भी तो बाई कर सकते थे, आपने लीज पे क्यों लिया? व्हाट इज द फायदा? पहला फायदा बात की कि सर कैश आउटफ्लो नहीं होने वाला इमीडिएट बेसिस पे, अगर हुआ भी तो टोकन अमाउंट होगा मे बी 3000 4000 रुपीज। सेकंड फायदा क्या होगा कि सर जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो क्या लगेगा, कम लगेगा एज कंपेयर टू अगर आप बैंक से लोन लेते और डायरेक्टली बाई करते लैपटॉप। अरे मान लो यार यहाँ पे तो आप सोचेगा कि सर क्या आपके पास 34,000 भी नहीं है क्या, वो भी आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। अरे यहाँ पे मैंने सिंपल समझाने के लिए लैपटॉप लिया। देयर कैन बी ह्यूज मशीनरी, फॉर एग्जाम्पल एयरलाइन कंपनीज, बेस्ट एग्जाम्पल एयरलाइन कंपनीज। जो एयरलाइन कंपनीज है उनका क्या एयरप्लेन खुद का है या लीज पे है? लीज पे है। अरे लीज पे है ना, एयरलाइन कंपनी का जो भी एयरप्लेन है दोज आर एक्चुअली ऑन व्हाट, लीज, भाड़े पे। तो सोचो कितना ज्यादा रेंटल्स वगैरह जा रहा है, और अगर वो लोग डायरेक्टली परचेज करता तो क्या हालत होता, और बैंक का लोन कितना बड़ा अमाउंट रहता है, और उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट कितना लगता। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इसको समझ में आ रहा? यहाँ पे मैंने सिंपल एग्जाम्पल लिया ताकि आपका जो पहले फंडामेंटल्स है वो क्लियर हो जाए। इज इट फाइन कि यू डू नॉट थिंक अबाउट 34,000 कि सर आप डायरेक्टली तो 34,000 पे करके भी ले सकते हो। मैं बोल रहा नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे को बैंक से लोन लेना पड़ेगा, और बैंक मेरे पे क्या हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा एज कंपेयर टू व्हाट लेसर। लेसर मेरे से सिर्फ 2000 ले रहा है, 34 वर्सेस 36 वाला। थर्ड इज अबाउट द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस। सर अगर आप एसेट बाई करते तो रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस का हेडेक लेसी को होता, मेरे को, ना कि लेसर को या डेल को। बट सर डेल को अगर हेडेक है तो अपना हेडेक को वो कैसे कम कर सकता है? क्या एक टर्म यूज किया मैंने, गारंटीड रेसिडुअल इनकम, GRI, गारंटीड रेसिडुअल इनकम। यहाँ पे डेल पहले ही बोल देगा मिस्टर ए को कि यार आपको से 4,000 रुपीज देना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द लीज टर्म अलॉन्ग विद द एसेट। जब आप एसेट रिटर्न करने आओगे तो प्लीज मेरे को 4,000 रुपीज दे देना, सो दैट जो डेल का रिस्क था वो क्या हो गया, कम हो गया। जो रिस्क था वो क्या हो गया, कम हो गया। इज इट फाइन? यहां तक कंफर्टेबल? परफेक्ट। अब यहाँ पे जो लीज होता है दैट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। 1 सेकेंड। जो लीज होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है फाइनेंशियल लीज, एक होता है ऑपरेटिंग लीज। वन इज फाइनेंशियल लीज और एक होता है ऑपरेटिंग रिस्क, ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, अपने क्लास पे बोलेंगे FLOL, फाइनेंशियल लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। इन केस ऑफ फाइनेंशियल लीज क्या होता है, फाइनेंशियल लीज क्या होता है कि जो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स है दैट इज ट्रांसफर्ड, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम लेसर टू लेसी। लेसर टू लेसी मतलब आप उसको एक तरीके से एसेट सेल कर देते हो इन केस ऑफ फाइनेंस लीज। इन केस ऑफ फाइनेंशियल लीज आप क्या करते हो, सॉरी फाइनेंशियल लीज, फाइनेंस लीज आप क्या करते हो, एसेट ट्रांसफर कर देते हो। मतलब सर उस एसेट से रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स है, उस एसेट से रिलेटेड जो भी रिस्क है दैट इज बोर्न बाय लेसी, नॉट बाय द लेसर। वेयर एज इन केस ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क, इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज, बार बार ऑपरेटिंग रिस्क लग रहा है बिकॉज कॉर्पोरेट इश्योर में आता है ना। ओके, ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है, जो बेनिफिट्स है एंड जो रिस्क है ऑफ द एसेट दैट इज बोर्न बाय द ओनर, दैट इज द लेसर, दैट इज द लेसर, नॉट बाय द लेसी, नॉट बाय द लेसी। इज इट फाइन? लीज मतलब क्या हो गया, रेंटल। अब ये जो लीज है ये दो टाइप का है, एक हुआ फाइनेंस लीज और एक हुआ ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। तो फाइनेंस लीज के अंदर में क्या होगा, risks and benefits is transferred to किसको, लेसी को। ऑपरेटिंग लीज में risks and benefits of the asset is transferred, is retained by the लेसर। जो ओनर है वो रिटेन करेगा, वो रिटेन करेगा। आप सिर्फ एसेट यूज कर सकते हो, आप सिर्फ एसेट यूज कर सकते हो। ठीक है, बेनिफिट्स एंड रिस्क इज ट्रांसफर टू द लेसी और यहाँ पे इट इज एंजॉयड बाय द लेसर। सर यहाँ पे लीज आप जब बोल रहे हो तो लीज तो रेंटल है, लीज तो रेंटल है। तो यहाँ पे फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज क्या दोनों रेंटल है? बोलने के लिए हाँ, बोलने के लिए हाँ। ऑपरेटिंग लीज तो पक्का रेंटल है, बट यहां पे क्या बात किया, फाइनेंस लीज, रिस्क एंड बेनिफिट इज ट्रांसफर्ड टू लेसी। ये कहीं टर्म सुना हुआ है क्या, रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ट्रांसफर्ड, कहीं सुना हुआ है ये टर्म? एफएसए के अंदर में बिल्कुल सुना हुआ होगा। रेवेन्यू, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इफ यू रिमेंबर रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर। वहां पे एक कंपनी क्या करता है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करता है।
रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करता है, यहाँ पे क्या कर रहा है, रिस्क एंड बेनिफिट्स इज ट्रांसफर्ड टू लेसी। इसका मतलब कंपनी एक्चुअली क्या रेंट पे दे रहा है, ये जो लेसर है, ये जो लेसर है क्या एक्चुअली रेंट पे दे रहा है, या उसको पूरा का पूरा ओनरशिप ही ट्रांसफर कर दिया, एक तरीके से उसको पूरा का पूरा ओनरशिप ही ट्रांसफर कर दिया है। बोलने के लिए लीज है, बट अंदर ही अंदर वो लीज नहीं है, इट इज एक्चुअली व्हाट, रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क एंड बेनिफिट्स हैज बीन ट्रांसफर टू whom, लेसी। तो क्या आपने उसको लीज मानेंगे या उसका ओनरशिप जो ट्रांसफर हुआ है वो मानेंगे, ओनरशिप ट्रांसफर हुआ मानेंगे, ओनरशिप ट्रांसफर हुआ मानेंगे। तो बोलने के लिए ये लीज है, बट ये एक्चुअली है नहीं लीज, फाइनेंस लीज के अंदर में, बिकॉज ओनरशिप, द रिस्क एंड द बेनिफिट इज ट्रांसफर टू whom, लेसी। द रिस्क एंड बेनिफिट इज ट्रांसफर टू whom, लेसी। तो बोलने के लिए दिखाना, मतलब दिखा रहे हैं पूरे दुनिया को कि देखो मैंने एसेट लीज पे लिया है, बट एक्चुअली तुम लीज पे नहीं लिया, तुम एक्चुअली बाई कर लिया एसेट को। बोलने के लिए तुम बोल रहे हैं यार मैंने एसेट को लीज पे लिया है, बट बोलने के लिए तुम बोल रहा है बट एक्चुअली तुम लीज पे नहीं लिया है, तुम एक्चुअली क्या कर लिया है, बाई कर लिया, तुम एक्चुअली बाई कर लिया। इसका मतलब सर फाइनेंस लीज कब मानेंगे, फाइनेंस लीज कब मानेंगे, कि कौन से ऐसा ट्रांजैक्शन को मानेंगे कि फाइनेंस लीज है, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है, लीज पे नहीं, ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। तो देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहां पे मानेंगे, दैट दो सिचुएशंस, अगर कोई सा भी सिचुएशन ट्रिगर होता है वहां पे अपने मानेंगे सर इट इज व्हाट, फाइनेंस लीज। व्हाट आर दोस सिचुएशंस, फाइनेंस लीज, ठीक है। व्हाट आर दोस सिचुएशंस, सबसे पहला सिचुएशन है, सुनना तुमको अपने आप समझ में आते जाएगा, ठीक है, जो सिचुएशन बता रहा हूं। यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। सुनो, ये जो लैपटॉप था इसका यूजफुल लाइफ वाज अराउंड 3.5 ईयर्स। हो रहा है कि ये एसेट जो लैपटॉप है वो कितना साल चल सकता है कंपनी के हिसाब से, 3.5 साल, 3.5 ईयर्स। मैंने कितने पीरियड के लिए लिया था लीज पे, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स। इसका मतलब आउट ऑफ 3.5 ईयर्स, सर आप तो 3 ईयर्स खुद ही यूज कर ले रहे हो, तो क्या ये कोई लीज पे है या आपने ऑलरेडी बाई कर लिया है, सोच के देखो ये वाला चीज। अरे एसेट का लाइफ इज 3.5 ईयर्स और उसके अंदर में सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम, sir, you have already taken or lessee has already taken that asset on lease. So actually it's a lease or it's a sell of the asset from the lessor. It's a sell of asset technically. It's a sell of asset. ये कोई लीज पे थोड़ी हो गया कि सर 10 इयर्स का प्लांट एंड मशीनरी है और उसके अंदर में आप 9.5 इयर्स ले रहे हो, तो आप तो पूरा का पूरा एसेट को यूटिलाइज ही कर दोगे। मतलब अरे 0.5 इयर्स के लिए या 1 साल के बाद जो लास्ट के 1 साल है उसमें एसेट में क्या बचेगा, 10 इयर्स में तो आप सर खुद ही पूरा 9 इयर्स यूटिलाइज कर ले रहे हो, राइट। तो क्या बचेगा, तो इट्स अ लीज और इट्स एक्चुअली व्हाट, सेल, इट्स अ सेल। तो वहां पे क्या बोलेंगे सर, इट इज अ फाइनेंस लीज, इट इज अ फाइनेंस लीज। मींस यूजफुल लाइफ जो है सर, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, लीज टर्म, मोटा मोटी लीज टर्म के सर अगर बराबर है, ठीक है। और एकदम तुम पीछे मत पड़ जाना कि सर थ्री ईयर्स का यूजफुल लाइफ है और 3 ईयर्स का ही लीज टर्म होना चाहिए, देन ओनली मानेंगे, नहीं। मोटा मोटी हो सकता है सर 2.8 होगा, हो सकता है 2.5 होगा, हो सकता है 2 ईयर्स होगा, मोटा मोटी उतना होना चाहिए। यूजफुल लाइफ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, लीज टर्म, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। नेक्स्ट, जो लीज पेमेंट करूंगा मैं 1000 1000 1000 1000 1000 कब तक सर, 3 ईयर्स तक, उसका प्रेजेंट वैल्यू, उसका आज प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि सर ये तो पेमेंट फ्यूचर में होने वाला है ना, नेक्स्ट 3 ईयर्स, उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट इफ इट इज इक्वल टू और इफ इट इज ग्रेटर देन द फेयर वैल्यू ऑफ द लैपटॉप और द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। अगर ऐसा है कि सर जो लीज पेमेंट आप कर रहे हो फ्यूचर में उसका प्रेजेंट वैल्यू वो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट से बराबर या अगर उससे ज्यादा है तो क्या मानेंगे, फाइनेंस लीज। तो क्या मानेंगे, फाइनेंस लीज। सर जैसे फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, मेरे लैपटॉप का फेयर वैल्यू क्या था, क्या बोला था, 34,000, और मैं प्रेजेंट वैल्यू जब करूंगा 36,000 मत लेना, क्योंकि 36,000 तो अपने ड्यूरिंग द कोर्स पे करेंगे ना, उसका प्रेजेंट वैल्यू 36,000 का प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटेड एट अ रिक्वायर्ड रिटर्न। तो जब वो डिस्काउंट करेंगे उसको अपने, अगर वो वैल्यू जो आया वो 34,000 से बराबर या अगर उससे ज्यादा आया तो सर इसका मतलब क्या, फाइनेंस लीज पे तो ले लिया। अरे आपने 34,000 पे करो या अगर उससे ज्यादा पे करो तो इट्स एक्चुअली यू हैव बॉट द लैपटॉप, राइट, इंस्टेड ऑफ व्हाट, लीजिंग। तो सेकंड क्राइटेरिया क्या बोला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स if it is greater than or equal to fair value of the asset, तो क्या मानेंगे सर, फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज मतलब जो कंपनी है उसने एसेट लीज पे नहीं दिया, उसने क्या कर दिया, एसेट को एक तरीके से सेल कर दिया। थर्ड, एसेट इज स्पेशलाइज्ड,
एसेट इज स्पेशलाइज्ड इन नेचर, मतलब सर वो जो एसेट बना ना वो सिर्फ आपके लिए बना है। वो जो एसेट बना है, ये जो लैपटॉप बना है ना, उसके अंदर में मैंने कुछ फीचर्स ऐड करवाया है। हो सकता है कोई ग्राफिक कार्ड्स वगैरह ऐड करवाया होगा, कोई सिस्टम म्यूजिक सिस्टम वगैरह ऐड करवाया होगा। तो वो जो लैपटॉप बना है ना वो आपके लिए बना, मतलब देयर हैज बीन सर्टेन वैल्यू एडिशंस व्हिच यू विल ओनली यूज, और कोई यूज नहीं करेगा उसको, और कोई का काम का नहीं है। इसका मतलब वो एसेट सिर्फ मेरे लिए बना है। वो जो डेल लैपटॉप बनाया है मैंने उसको कस्टमाइज्ड बोल के किया कि भाई मेरे को ये 2-3 फीचर दे देना। इसका मतलब क्या है, वो डेल कोई और को जाके वो एसेट बेच सकता है? नहीं, क्योंकि हो सकता है वो एसेट कोई और को उतना काम का नहीं है। एडिशनल फीचर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब एक तरीके से वो सेल हुआ है मेरे को, या मेरे को रेंट पे दिया गया है। सोच के देखो, सर वो एसेट कोई और नहीं यूज कर सकता, सिर्फ आप ही यूज कर पाओगे। इसका मतलब एक्चुअली वो एसेट मेरे लिए बना है। इसका मतलब वो दैट एसेट इज एक्चुअली बीन व्हाट सोल्ड बाय द लेसर टू द लेसी। तो एसेट हैज टू बी व्हाट स्पेशलाइज्ड, इट शुड नॉट बी जनरल, क्योंकि जनरल एसेट है वो तो सर कोई भी यूज कर सकता है, वो तो कोई भी यूज कर सकता है। इज इट फाइन? फोर्थ, ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड, तो अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गया तो इसका मतलब क्या, वो तो सेल है। ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड, तब तो क्या वो सेल है। लास्ट, if as a lessee, if I have an option to buy the asset at the end of the lease term, then it will be treated as what? Finance lease. Then it will be treated as what? Finance lease. सर मतलब 3 साल के लिए मैंने लैपटॉप लिया था अपने वाले एग्जाम्पल में, 3rd ईयर के बाद मेरे को रिटर्न कर देना चाहिए था आइडियली, बिकॉज मैंने रेंट पे लिया था। मैंने बोला 3rd ईयर पे जाके डेल को, यार एक काम करता हूँ ना, मैं ये लैपटॉप बाई कर ले रहा हूँ, जो भी आपका सैलवेज वैल्यू है 3000-4000 रुपीज मैं पे कर देता हूँ और मैं ये बाई कर लेता हूँ। अगर लीज अग्रीमेंट में लिखा है ऐसा कि देयर इज एन ऑप्शन टू बाई द एसेट बाई द लेसी फ्रॉम द लेसर एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड, देन इट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? फाइनेंस लीज। क्योंकि आपके पास ऑप्शन है ना एज ए लेसी, आप बाई कर सकते हो। बाई कर सकते हो इसका मतलब क्या, कंपनी रेंट पे दिया या सेल कर दिया? एक तरीके से सेल कर दिया, बिकॉज यू हैव एन ऑप्शन टू बाई द एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। तो फिफ्थ इज ऑप्शन टू बाई। ऑप्शन टू बाई, इज इट फाइन? एनी ऑफ दी फॉलोइंग सिचुएशन, अगर कोई भी ट्रिगर हो जाता है, कोई सा भी, ये नहीं बोल रहा हूं कि सारा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए फाइनेंस लीज के लिए, कोई सा भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, इसका मतलब क्या मानेंगे सर, ये क्या है? फाइनेंस लीज है। और फाइनेंस लीज मतलब क्या हो गया? भाड़ा या ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड, तो बोलने के लिए कंपनी लिख रहा है फाइनेंस लीज कि भाई मैं ना इसको लीज पे लिया हूं, बट तुम एज ए एनालिस्ट सोचो वो लीज पे नहीं लिया है, उसका एसेट हो गया एक तरीके से, वो सिर्फ बता रहा है कि सर अपने उसको लीज पे लिया है। तो फाइनेंस लीज के लिए एनी ऑफ दी बिलो ट्रिगर्स, कोई भी कंडीशन ट्रिगर हो जाए, कोई सा भी, कोई जरूरी नहीं है सर 5 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, कोई सा भी एक कंडीशन, देन क्या मानेंगे? फाइनेंस लीज। देन क्या मानेंगे? फाइनेंस लीज। और उसके बाद जो नहीं हुआ उसको क्या मानेंगे? ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, तो अगर फाइनेंस लीज में से कोई सा भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है इसमें से, वी विल ट्रीट एज अ फाइनेंस लीज। अगर नहीं हुआ तो दैट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? ऑपरेटिंग। दैट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? ऑपरेटिंग लीज। कंफर्टेबल यहां तक? फाइनेंस लीज वर्सेस ऑपरेटिंग लीज। तो फाइनेंस लीज बेवकूफ बनाने के लिए दुनिया को, फाइनेंस लीज बेवकूफ बनाने के लिए नाम रखा है लीज, बट है नहीं लीज। अभी तो ये सब कंडीशन आया ना कि कोई सा भी कंडीशन अगर ट्रिगर हो जाता है तो मानेंगे क्या? फाइनेंस लीज। और तुम ये नहीं बोल सकता कि फिर क्या वो लीज है, तो एक्चुअली हुआ क्या है? सेल हुआ। एक्चुअली क्या हुआ? सेल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन इज अबाउट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ लीजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लेसर्स एंड लेसी। अभी तक क्या किया सर? लास्ट में भी 15-20 मिनट्स लिया होगा, तो उसमें क्या किया मैंने आपको पहले बैकग्राउंड बताया कि लीज का मतलब क्या है, लेसर्स लेसी दो पार्टी होते हैं, फाइनेंशियल लीज वर्सेस ऑपरेटिंग लीज। अब अपने मेन चीज में जा रहे हैं कि सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अपने को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है लीज का फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लेसर्स एंड लेसी। तो सबसे पहले अपने पिकअप कर रहे हैं लेसर्स का, ठीक है, नहीं लेसी का पिकअप करते हैं पहले, लेसर को बाद में पकड़ते हैं, लेसी को पहले पकड़ते हैं। मतलब मेरे बुक्स के अंदर में, ठीक है, मेरे बुक्स के अंदर में, मतलब सर लेसी के बुक्स के अंदर में कैसे रिकॉर्डिंग होगा, कैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगा ऑफ फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज अंडर आईएफआरएस एंड यूएस गैप। अंडर आईएफआरएस एंड यूएस गैप कैसे रिपोर्टिंग होने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट लेसीज बुक्स का बात करेंगे अपने, both finance lease and operating lease under IFRS and US GAAP। पहले मैं आपको रूल बता देता हूं क्या है, उसके बाद अपने उस रूल को समझेगा और उसके बाद सम्स पे फोकस करेंगे।
जो आईएफआरएस है वो फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में कोई डिफरेंस नहीं मानता इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग। इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग का मतलब क्या हुआ सर? पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। इज इट फाइन कि पीएनएल में क्या आइटम जाएगा, बैलेंस शीट में क्या आइटम जाएगा और कैश फ्लो में क्या आइटम जाएगा। वो बोल रहा है फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज क्या, भाई भाई कौन बोल रहा है? आईएफआरएस। तो फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज क्या, सेम, आईएफआरएस। इज इट फाइन? क्योंकि आपको हर एंगल समझना पड़ेगा कि सर आईएफआरएस में फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज का क्या ट्रीटमेंट है, यूएस गैप में फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज का क्या ट्रीटमेंट है, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद लेसर में भी आएगा, तो बहुत सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इज इट फाइन? तो इस चीज को मैं पहले समराइज कर दे रहा हूं सो दैट थिंग्स बिकम इजी। कि सर लेसी के बुक्स में अंडर आईएफआरएस सबसे पहला फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज का क्या ट्रीटमेंट है, सेम है। होगा कैसे, वो बात का बात है। नेक्स्ट इज यूएस गैप। नेक्स्ट इज यूएस गैप। यूएस गैप के अंदर में भी दो फाइनेंशियल लीज है, फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज बेस्ट पार्ट है जब आप आईएफआरएस का सीख लोगे, फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज जो कि सेम ट्रीटमेंट है। यूएस गैप का फाइनेंस लीज भी सेम है, फाइनेंस लीज भी सेम ट्रीटमेंट होता है जो आईएफआरएस बोलता है, सेम एज आईएफआरएस, सेम एज आईएफआरएस। इज इट फाइन? ऑपरेटिंग लीज अलग है। जो ऑपरेटिंग लीज है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब जस्ट 5% डिफरेंट है, मोटा मोटी सेम है। तो दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। तो रूल समझ में आ गया? सर आईएफआरएस के अंदर में फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज दोनों क्या सेम है, यूएस गैप के अंदर में फाइनेंस लीज जो है वो सेम है। इसका मतलब अपने जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे तो कितना नंबर ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे, यहां से अगर आपको समझ में आ रहा तो जब मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बताऊंगा कितने बार फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बताऊंगा, 2 बारी। सर कैसे? एक ये वाला, एक ये वाला टाइप 1 और एक ये वाला। तो अपने 2 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सीखेंगे अंडर दी लेसिस बुक आईएफआरएस एंड यूएस गैप के अंदर में। क्योंकि एक बार आप सीख लोगे एफएल तो सेम है और यूएस गैप के अंदर में एफएल आईएफआरएस जैसा है, तो नो चेंज। तो एक बार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको समझना पड़ेगा। और यूएस गैप के अंदर में तो ऑपरेटिंग लीज अलग है, तो उसका अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने वाला है। जो शॉर्ट टर्म लीज होता है या सर जो लीज का अमाउंट इज लेस देन $5,000, वापस से सर कोई अगर शॉर्ट टर्म लीज है, मैं लैपटॉप रेंट पे लिया हूं से 5 मंथ्स के लिए या 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोलने का मतलब लेस देन 1 ईयर, यहाँ पे लेस देन 1 ईयर, 5 ईयर से सॉरी 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स। या सर जो लीज पेमेंट कर रहा हूं दैट इज लेस देन $5,000, $5,000 से कम है, तो उसको अपने बोलेंगे शॉर्ट टर्म लीज। उसको क्या बोलेंगे अपने शॉर्ट टर्म लीज? सर उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? वो सिंपल मेरा एक्सपेंस हो जाएगा, खत्म, कोई झमेला ही नहीं है। उसको अपने पीएनएल में कहां लेके जाएंगे? एक्सपेंस दिखा देंगे, दैट्स इट, नो नो हेडेक। सर आईएफआरएस या यूएस गैप दोनों में सेम, दोनों में सेम, नो चेंज। तो सबसे पहला सर अगर शॉर्ट टर्म लीज है, शॉर्ट टर्म लीज का बोलने का मतलब क्या हुआ? विद इन 12 मंथ्स का, या लो वैल्यू का लीज है, लो लीज वैल्यू। लो लीज वैल्यू का मतलब क्या हो गया सर? लेस देन $5,000। ट्रीटमेंट क्या होगा? पीएनएल में एक्सपेंस कर देंगे। भाड़ा है ना, भाड़ा लीज है, उसका पीएनएल में ले आएंगे। अगर मैं लैपटॉप ले रहा हूँ 5 मंथ 6 मंथ्स के लिए और लीज पे कर रहा हूँ लेस देन 5,000, तो सर अपने क्या करेंगे? उसको पीएनएल में चार्ज ऑफ कर देंगे, एक्सपेंस दिखा देंगे, दैट्स इट, कोई झमेला नहीं। सर किसके अंदर में? बोथ आईएफआरएस एंड यूएस गैप, बोथ आईएफआरएस एंड यूएस गैप, ठीक है। तो इसका तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट खत्म। शॉर्ट टर्म लीज का तो और कुछ है नहीं सर, पीएनएल में आप एक्सपेंस दिखा दो, पीएनएल में एक्सपेंस दिखा दो, दैट्स इट। तो शॉर्ट टर्म लीज का तो बात हो गया खत्म। तो बात स्टार्ट कहां पे होगा? लॉन्ग टर्म लीज का। लॉन्ग टर्म लीज का मतलब क्या हो गया? मोर देन 12 मंथ्स, मोर देन 12 मंथ्स, इज इट फाइन? लॉन्ग टर्म लीज। अब लॉन्ग टर्म लीज में अपने बात करेंगे सबसे पहला सर किसका? आईएफआरएस का। लॉन्ग टर्म लीज में बात करेंगे अपने सबसे पहले आईएफआरएस का, और उसके अंदर में फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, चीज को समझिएगा। आईएफआरएस, एफएल एंड ओएल, फाइनेंस लीज वर्सेस ऑपरेटिंग लीज, सर क्या ट्रीटमेंट होगा? देखो अब ये जो ट्रीटमेंट है ये 2 तरीका है। क्या तो मैं आपको स्क्वाइजर का एग्जांपल के थ्रू समझा दूं, या मैं आपको रूल्स बता दूं। देयर इज अ डिफरेंस। एक बार सर मैं डायरेक्टली एग्जांपल पे ले जाऊं आपको, और एग्जांपल करते करते आपको रूल्स बता दूं। सेकंड तरीका हुआ कि मैं आपको पहले रूल्स बता दूं,
उसके बाद एग्जाम्पल पे लेके जाऊं। मेरे को लग रहा है यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा रूल्स बता दे, पहले पूरा नहीं बताऊंगा मैक्सिमम, लेकिन बता दूंगा रूल्स, और उसके बाद जब एग्जाम्पल पे लेके जाऊंगा और जब रूल से अपने कनेक्ट करेंगे चीजों को तो आप समझते जाओगे चीज। इज इट फाइन? अभी मैं जब रूल्स लिखूंगा हो सकता है आपको पूरा समझ में नहीं आए, जब मैं एग्जाम्पल में लेके जाऊंगा तो उस रूल्स को अपने क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और उस एग्जाम्पल से वापस से जो मैं रूल्स लिखूंगा यहाँ पे उसको अपने क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, और आप सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ सर जो आप लिख रहे थे वो अपने एग्जाम्पल में तो वही चीज कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? बट ऑब्वियसली मैं सारा रूल्स नहीं लिखूंगा यहाँ पे बिकॉज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा वो। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल्स के लिए वो अपने करते रहते हैं और उसके बाद अपने उस चीज को क्रॉस चेक कर लेंगे थ्रू द एग्जाम्पल। सबसे पहला आईएफआरएस के अंदर में फाइनेंशियल लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। देखो जो लेसी है अपने को लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है पहले, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या करेगा, वो कैसे अपने बुक्स के अंदर में रिकॉर्ड करेगा, वो जो रेंटल्स है उसको अपने बुक्स के अंदर में कैसे रिकॉर्ड करेगा। तो आईएफआरएस बोलता है फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में कोई डिफरेंस नहीं है, फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप क्या करोगे, जो आप रेंटल्स पे कर रहे हो, मेरे एग्जांपल में जो मैं रेंटल्स पे कर रहा था, कितना रेंटल्स पे कर रहा था इफ यू रिमेंबर, साल का 12,000 रुपीज, 1,000 बोला था पर मंथ, तो 3 साल का कितना, 12,000 12,000 12,000 12,000 3 इयर्स तक। वो जो 3 इयर्स तक मैं पे करूंगा उसका मैं प्रेजेंट वैल्यू करूंगा आज, क्योंकि मैं बुक्स कब मेंटेन कर रहा हूं, आज, तो मेरे को रिकॉर्ड कब करना है सारा चीज, आज। तो सर आज आप क्या रिकॉर्ड करोगे, जो 12,000 12,000 12,000 जो है वो आज मैं रिकॉर्ड करूंगा एज एन एसेट बाय द नेम ऑफ, उसका जो प्रेजेंट वैल्यू उसका मैं प्रेजेंट वैल्यू करके आज रिकॉर्ड करूंगा एज एन एसेट इन द नेम ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट, ROU, राइट ऑफ यूज एसेट, कि आई हैव अ राइट टू यूज द एसेट फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, और उसका मैं प्रेजेंट वैल्यू करके आज एसेट के फॉर्म में रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक है सर, आपके पास ये राइट्स तो आ गया, आपके पास ये राइट्स तो आ गया, बट आपका ऑब्लिगेशन भी तो है कि आपको 12,000 12,000 12,000 करके पे करना है। तो आज आप बुक्स में क्या रिकॉर्ड करोगे, सर आज मैं लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा, मैं एसेट रिकॉर्ड करूंगा, मैं लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा। सर किस अमाउंट से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज रेंटल, जो कि फ्यूचर में जाने वाला, एंड इट्स वेरी लॉजिकल, यार वो तो फ्यूचर में जाएगा ना, बुक्स आप आज मेंटेन करो तो सर प्रेजेंट वैल्यू करिए, टाइम वैल्यू तो सब पड़े हुए, तो सर आज उसका क्या करिए, प्रेजेंट वैल्यू करिए, और एक राइट ऑफ यूज एसेट और एक लीज लायबिलिटी आप क्रिएट कर लीजिए बैलेंस शीट में। इज इट फाइन? तो पहला रूल क्या बना, या पहला ट्रीटमेंट क्या हुआ यहाँ पे, रूल मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पे, सर जो लेसी है वो ROU, राइट ऑफ यूज एसेट एंड लीज लायबिलिटी अपने इसको बोलेंगे LL, ठीक है, बार बार नहीं लिखेंगे लीज लायबिलिटी, ROU एसेट एंड लीज लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड ऑन बैलेंस शीट, on balance sheet by present value of lease payment। यहां पे मैं एक छोटा सा बैलेंस शीट बना देता हूं ताकि क्लैरिटी रहे आपके। यहाँ पे एसेट है, यहाँ पे लायबिलिटी है, एसेट में सर राइट ऑफ यूज एसेट और यहाँ पे लीज लायबिलिटी आ जाएगा। सर अमाउंट क्या रहेगा, दोनों में सेम रहेगा, लीज लायबिलिटी एंड ROU में अमाउंट सेम रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था, 36,000 रुपीज लिया था ना, उसका मान ले प्रेजेंट वैल्यू आता है, मन से ले रहा हूं 32,500, 32,500 मन से ले रहा हूं प्लीज। हाँ, आपको वहां पे एग्जाम मतलब सम्स में आपको डिस्काउंट रेट दिया हुआ रहेगा, फिर उसको प्रेजेंट वैल्यू कर लेंगे जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में करते हैं। तो आपका यहाँ पे बैलेंस शीट टैली कर रहा है। हाँ सर, तो सर ये कब किया आपने, ये कब रिकॉर्ड किया, इंसेप्शन पे। तो ROU एंड लीज लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड ऑन बैलेंस शीट बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट एट इंसेप्शन। इंसेप्शन मतलब आज, जब आपने भाड़े पे लिया एसेट को। तो सर मेरा लीज लायबिलिटी भी आ गया और मेरा ROU भी आ गया आज। ठीक है, ये जो बैलेंस शीट मैंने बनाया और ROU और लीज लायबिलिटी मैंने रिकॉर्ड किया फॉर हाउ मेनी इयर्स। मेरे वाला एग्जांपल में मैंने लैपटॉप कितने इयर्स के लिए लिया था, फिर रिमेंबर 3 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए। नेक्स्ट सर ये जो ROU आप आज रिकॉर्ड कर लिए बुक्स के अंदर में एज एन एसेट, यू हैव अ राइट टू यूज द एसेट फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। इसको अपने क्या करेंगे, एमोटाइज करेंगे। इसको अपने क्या करेंगे, एमोटाइज करेंगे। दिस इज एक्चुअली इनटेंजिबल एसेट, दिस इज एक्चुअली व्हाट, इनटेंजिबल एसेट है, क्योंकि इसको टच थोड़ी कर सकता है कोई, राइट्स को टच थोड़ी कर सकता है। दिस इज एक्चुअली व्हाट, इनटेंजिबल एसेट। तो राइट ऑफ यूज को क्या करेंगे सर, अपने एमोटाइज करेंगे, एमोटाइज ओवर, एमोटाइज ओवर लिखने की जगह स्ट्रेट लाइन मेथड लिख देता हूं। मेरा मन था ओवर दी लीज टर्म, बट उसको शॉर्ट में लिख देता है सर स्ट्रेट लाइन मेथड। फॉर एग्जांपल 32,500 है, 3 इयर्स तक मैं एमोटाइज करूंगा, तो 32,500 डिवाइडेड बाय व्हाट, 3, डिवाइडेड बाय व्हाट, 3। तो सर एमोटाइज करेंगे
ऑन अ स्ट्रेट लाइन मेथड, और वो जो एमोटाइजेशन अमाउंट होगा वो कहां पे जाता है, पीएनएल में। तो ये एमोटाइजेशन का एक्सपेंस कहां पे जाएगा सर, पीएनएल में, पीएनएल में जाएगा। इज इट फाइन? यहां तक समझ में आया कि सर बैलेंस शीट में आरओयू एंड लीज लायबिलिटी, और ये आरओयू को अपने एमोटाइज करेंगे और वो सर मेरा पीएनएल का पार्ट बनेगा, पीएनएल में खर्चा जाएगा। लीज लायबिलिटी क्या होगा, लीज लायबिलिटी क्या होगा, तो लीज लायबिलिटी को तो पे करना है अपने को, अब अपने को तो फ्यूचर में पे करना है ना, 12,000 12,000 12,000 करके। तो आपको याद है मैंने बैलेंस शीट के अंदर में, बैलेंस शीट वाला जो अपना टॉपिक था, बैलेंस शीट वाला जो रीडिंग था, उसके अंदर में मैंने आपको टेबल बनवाया था बॉन्ड का अमोटाइजेशन, बॉन्ड अमोटाइजेशन, प्रीमियम और डिस्काउंट, उसका टेबल बनवाया था। और मैंने आपको बोला था 2023 के कैरिकुलम में था, 2024 में था नहीं वो, और मैंने जानबूझ के आपको करवाया था वहां पे, क्योंकि आई थिंक एलओएस नंबर डी वगैरह कुछ ऐसा था, जहां पे जब आप वो टेबल समझते हो देन ओनली वो वाला एलओएस आप कर सकते हो, इफ यू रिमेंबर। और अगर नहीं याद आ रहा है, बाई चांस याद नहीं आ रहा, तो वाला क्लास देख लेना, बिकॉज यहाँ पे वापस से वो टेबल आने वाला है, तो वहां पे जो अपने टेबल बनाए थे वो पूरा यहाँ पे हेल्प होने वाला है। तो ये जो लीज लायबिलिटी है, जैसे अपने बॉन्ड लायबिलिटी है, कंपनी जो बॉन्ड लायबिलिटी है, तो बॉन्ड लायबिलिटी के लिए क्या करता है सर, वो टेबल बना के पूरा का पूरा एमोटाइज कर रहा था खर्चा वगैरह अपना। सेम विद द लीज लायबिलिटी, सेम विद द लीज लायबिलिटी। इसका मतलब सर लीज लायबिलिटी में अपने क्या करेंगे, लीज लायबिलिटी अपने पहले एक टेबल बनाएंगे, और लीज लायबिलिटी का टेबल बनाने का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि सर ये जो लीज लायबिलिटी अपने लिए हैं, इट्स अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी। सर अगर बाई चांस मान लीजिए ये एसेट नहीं, वो लैपटॉप नहीं, ठीक है, अगर मान लीजिए एज अ कंपनी आप बॉन्ड इशू करते हैं, तो क्या रिकॉर्ड करते हैं, लायबिलिटी। और वो जो बॉन्ड इशू से आपको पैसा आता, उस पैसा से आप एसेट खरीदते हैं। चीज को सोचो सर, एक बार ये सारा चीज को साइड करता है, एकदम बेसिक एग्जांपल सोचते हैं अपना फिक्स्ड इनकम वाला, कि सर इंस्टेड ऑफ इतना लीज वगैरह पे आप जा रहे हो, एक काम करिए ना सर, आपको पैसा चाहिए ना, एसेट बाई करने के लिए आपको पैसा चाहिए, एक काम करिए आप बॉन्ड इशू कर दीजिए। क्या करिए, बॉन्ड इशू कर दीजिए। तो जब आप बॉन्ड इशू किए एज अ कंपनी, आपका लायबिलिटी आ जाएगा, लायबिलिटी आ जाएगा, और जब आप एसेट खरीदोगे उस पैसे से, तो आपका एसेट आ जाएगा। आ रहा है ना, एसेट भी आ रहा है, लायबिलिटी भी आ रहा है, आपका लीज भी तो वही हो गया। यहां भी तो वही चीज बात करें फाइनेंशियल लीज के अंदर में, कि सर आपका लीज लायबिलिटी भी है और क्या एसेट भी है। एसेट मतलब आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, और लायबिलिटी आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। इट्स द सेम थिंग, इफ यू आर इशूइंग अ बॉन्ड एंड फ्रॉम दैट प्रोसीड्स यू आर बाइंग द एसेट फॉर द फ्यूचर पर्पस, तो एक तरीके से सेम है। देखो दोनों चीज को लिंक कराने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, क्योंकि जो लीज लायबिलिटी का टेबल बनाएंगे इट्स सिमिलर टू द बॉन्ड वाला टेबल, इट्स सिमिलर टू द बॉन्ड वाला टेबल, इसलिए इंपॉर्टेंट था दोनों चीज को लिंक कर पाओ, ठीक है। वहां पे अपने बात करते थे, याद दिला रहा हूं, कि जो अपना क्लोजिंग लायबिलिटी होता था, कोई भी साल में क्लोजिंग लायबिलिटी होता था, तो अपने बोलते थे सर ओपनिंग लायबिलिटी माइनस प्रिंसिपल रीपेमेंट है, माइनस प्रिंसिपल रीपेमेंट। सर व्हाट अबाउट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट थोड़ी जाएगा। अरे बाबा जो लोन अपने लेते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग अ व्हीकल लोन, ठीक है, जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो आपका पीएनएल में जाता है, और जो आपका आउटस्टैंडिंग है, मतलब जो आपने जो लोन लिया है वो कितने से कम होता है, जो प्रिंसिपल रीपेमेंट करते रहते हो। बिकॉज इफ यू आर पेइंग ईएमआई, इफ यू आर पेइंग ईएमआई, ईएमआई कंसिस्ट ऑफ योर इंटरेस्ट कंपोनेंट प्लस प्रिंसिपल कंपोनेंट। इंटरेस्ट कंपोनेंट हिट्स द पीएनएल एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट रिड्यूसेस योर लायबिलिटी, रिड्यूसेस योर लायबिलिटी। सेम थिंग विल हैपन हियर आल्सो, सेम यहाँ भी चीज होने वाला है। तो सर यहाँ पे जो लीज लायबिलिटी है, जैसे आपका आरओयू कम हो रहा है, जैसे यहाँ पे आरओयू कम हो रहा है पीएनएल के अंदर में, वैसे ही लीज लायबिलिटी भी आपका कम होते जाएगा। तो लीज लायबिलिटी will reduce by principal repayment every year। जो लीज लायबिलिटी है इट विल रिड्यूस बाय प्रिंसिपल रीपेमेंट एवरी ईयर, इज इट फाइन? एंड एट एंड इट विल बी व्हाट, जीरो। पूरा का पूरा लीज लायबिलिटी पेमेंट होकर जीरो हो जाएगा। सर व्हाट अबाउट राइट ऑफ यूज एसेट, जो अपने यहाँ पे क्रिएट किए हुए थे 30 to 500, ये भी जीरो हो जाएगा एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, क्योंकि 30 to 500 डिवाइडेड बाय 3, तो जो भी अमाउंट आएगा हर साल आप एमोटाइज करो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, दिस विल आल्सो व्हाट बिकम जीरो। यहां भी लिख देता हूं एट एंड दिस विल बी जीरो, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, दिस विल बी जीरो। इज इट फाइन? यहां तक कंफर्टेबल? तो लीज लायबिलिटी will be reduced by principal repayment every year and at the end it will be what, zero। तो सर लीज लायबिलिटी में अपने यहाँ पे क्या करते रहेंगे, माइनस करते रहेंगे प्रिंसिपल रीपेमेंट, माइनस करते जाएंगे प्रिंसिपल रीपेमेंट। जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा वो पीएनएल में जाएगा, जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा वो पीएनएल में जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कंपनी एक तरीके से जो लीज
पे कर रहा है ना, जैसे मैं जो 12,000 पे कर रहा हूँ, तो यार उसके अंदर में मेरा इंटरेस्ट कंपोनेंट भी और प्रिंसिपल कंपोनेंट भी तो है। इफ यू रिमेंबर 34,000 के लिए मैंने कितना पे किया था, 36,000, तो 2,000 एक्स्ट्रा पे किया ना, तो जो 12,000 12,000 इफ आई एम पेइंग दैट 12,000 इज लाइक ईएमआई फॉर मी। और वो ईएमआई के अंदर में मेरा इंटरेस्ट कंपोनेंट भी है, प्रिंसिपल कंपोनेंट भी है। तो वो जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो मेरा बैलेंस शीट से कम होते जाएगा, और वो जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, विल बी चार्ज टू माई पीएनएल। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो रहेगा इट विल बी चार्ज टू पीएनएल। परफेक्ट। तो ये एबिट के नीचे आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर पीएनएल सोचो तो पीएनएल में लेते हैं ना, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, टैक्स, एबिडा, और एक आता है एबिट। तो जब एबिडा हुआ तो सर एबिडा के नीचे क्या होगा, ये डेप्रिसिएशन या एमोटाइजेशन माइनस हो जाएगा, एबिट आ जाएगा, और एबिट से सर फिर उसके बाद क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस, टू कैलकुलेट व्हाट, पीबीटी। तो पीएनएल के अंदर में कौन कौन सा अमाउंट आया यहाँ पे, पीएनएल के अंदर में क्या क्या कंपोनेंट आया बताओ, पीएनएल के अंदर में क्या क्या कंपोनेंट आया। एक आया सर एमोटाइजेशन, एमोटाइजेशन किसका, आरओयू का, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट क्या आया, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा किसका सर, लीज लायबिलिटी का। ये मेरा लीज लायबिलिटी था, उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट आएगा, और आरओयू क्या आएगा, मेरा एमोटाइजेशन आ जाएगा। और पीएनएल के अंदर में अपने को सेपरेटली दिखाना पड़ेगा, ये दोनों कंपोनेंट को अलग अलग दिखाना पड़ेगा। इज इट फाइन, टू बी रिपोर्टेड सेपरेटली, टू बी रिपोर्टेड सेपरेटली। कंफर्टेबल, यहां तक आई होप समझ में आ रहा होगा कि क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली जब सम करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी होगा, बट एक बार के लिए आप लैपटॉप वाला एग्जाम्पल आई होप इमेजिन कर पा रहे हो, तो जब अपने सम्स करेंगे तो सारा कुछ समझ में आते जाएगा। सर आपने यहाँ पे लिखा था ROU 32,500 एंड लीज लायबिलिटी लिखा 32,500, और आपने एक लाइन लिखा एट द एंड दिस विल बी जीरो। यस, दिस विल बी जीरो। इसका मतलब सर ROU और लीज लायबिलिटी क्या कम होते जाएगा, बिल्कुल कम होते जाएगा। ROU कितना अमाउंट से कम होते जाएगा एवरी ईयर, एमोटाइजेशन अमाउंट से। लीज लायबिलिटी कितना अमाउंट से कम होते जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट से। कोई गलती से मत बोल देना इंटरेस्ट अमाउंट, भाई गलती नहीं होना चाहिए, ऑल दीज आर बेसिक्स। प्रिंसिपल रीपेमेंट से लीज लायबिलिटी कम होते जाएगा। तो क्या इसका मतलब सर लीज लायबिलिटी एंड ROU फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, जो आप लैपटॉप लियो नेक्स्ट 3 इयर्स, लीज लायबिलिटी और ROU क्या सेम रहेगा, मतलब आफ्टर रिडक्शन ऑफ एमोटाइजेशन एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट क्या सेम रहेगा, मतलब LL और ROU हर साल के एंड पे सेम रहेगा, नहीं, हर साल के एंड पे सेम नहीं रहेगा। क्यों सर, क्योंकि ROU को जब अपने एमोटाइज कर रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स स्ट्रेट लाइन मेथड पे, उसका जो एमोटाइजेशन अमाउंट होगा वो अलग होगा, जो लीज लायबिलिटी को अपने कम कर रहे हैं बाय द प्रिंसिपल रीपेमेंट वो अलग होगा। सर समझ में नहीं आया, ROU को जो अपने एमोटाइज कर रहे हैं ना हर साल कम करते जा रहे हैं, वो अलग अमाउंट होगा। मतलब सर, मतलब बोल रहा हूं कि जो एमोटाइजेशन का अमाउंट होगा एवरी ईयर दैट विल बी डिफरेंट एज कंपेयर टू प्रिंसिपल रीपेमेंट, क्योंकि ROU को आप एमोटाइज करोगे हर साल कम करते जा रहे हो, LL को भी कम करते जा रहे हो, बट प्रिंसिपल रीपेमेंट, बट दोनों का अमाउंट क्या कम है, अमाउंट डिफरेंट है। ROU का जो एमोटाइजेशन का अमाउंट है वो अलग है, LL का क्या अलग है। तो यहाँ पे जो टेबल बनेगा LL का, वहां से अपने प्रिंसिपल रीपेमेंट कैलकुलेट करेंगे, एंड उस मेथड को अपने बोलता है, वो जो टेबल बनता है उसको अपने बोलते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड। सर इफेक्टिवली आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड। इनफैक्ट जो बॉन्ड शेड्यूल बनाए एमोटाइजेशन और डिस्काउंट, वो भी सेम चीज है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड, कि इफेक्टिवली आपने कितना पे किया है, इफेक्टिवली हाउ मच यू हैव पेड। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये बहुत सिंपल सा चीज है। बॉन्ड का एग्जांपल सोचो, कूपन रेट वाज 10% और मार्केट का YTM इज 11%। इसका मतलब बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट व्हाट, डिस्काउंट। आपको डिस्काउंट पे इशू हुआ, इसका मतलब आपको 10% का बेनिफिट मिला या 11%, 11%। तो इफेक्टिवली आपका इंटरेस्ट रेट इज 10% और 11। सर कूपन रेट वाज 10%, बॉन्ड इज इशूड एट प्रीमियम, मान लो 9% पे, मान लो 9% पे, तो आपको 10% का फायदा मिला या 9% का, 9% का। इसका मतलब इफेक्टिवली मेरे लिए फायदा इज नॉट फॉर 10%, दैट इज फॉर 9%, क्योंकि मैंने ज्यादा पे किया ना प्रीमियम बॉन्ड। ये समझ में आ रहा है आपको कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या हुआ, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या हुआ। तो पीएनएल के अंदर में सर एमोटाइजेशन आएगा एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, एंड ROU, थर्ड ROU एंड लीज लायबिलिटी विल बी सेम एट इंसेप्शन, इंसेप्शन में सेम रहेगा। ROU एंड LL विल बी डिफरेंट, अलग होगा कब सर, ड्यूरिंग लीज टर्म,
ड्यूरिंग लीज टर्म, ROU and LL will be zero at end, end of the lease term. जो थर्ड ईयर वाला था लैपटॉप वाला एग्जाम्पल, थर्ड ईयर में ROU और लीज टर्म क्या हो, लीज लायबिलिटी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। यहां तक कंफर्टेबल? बताइए, यहां तक कंफर्टेबल? 3 पॉइंटर्स लिखा है मैंने। फोर्थ, एक बार लिख रहा हूं बट अभी समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब समझ पाएंगे नंबर्स के थ्रू समझा पाऊंगा, ठीक है। फाइनेंस लीज के अंदर में जो ROU होगा, ठीक है, राइट ऑफ यूज एसेट, दैट विल बी लेस देन लीज लायबिलिटी, दैट विल बी लेस देन लीज लायबिलिटी। ROU जो होगा दैट विल बी लेस देन लीज लायबिलिटी। सर मतलब क्या हुआ इसका, ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहला, राइट ऑफ यूज कैसे कम हो रहा है? अमोर्टाइजेशन अमाउंट से। और लीज लायबिलिटी कैसे कम हो रहा है? प्रिंसिपल अमाउंट से। लीज लायबिलिटी किससे कम हो रहा है? प्रिंसिपल अमाउंट से। इसका मतलब सर अमोर्टाइजेशन अमाउंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रिंसिपल अमाउंट इनिशियल ईयर्स में। तो जो मेरा अमोर्टाइजेशन का अमाउंट होगा वो तो सेम रहने वाला, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू व्हाट, प्रिंसिपल रीपेमेंट में। तभी तो अगर कोई चीज को आप माइनस करोगे ज्यादा अमाउंट से तभी तो वो कम आएगा ना। और ROU क्या चीज से कम हो रहा था? अमोर्टाइजेशन से। लीज लायबिलिटी क्या चीज से कम हो रहा है? प्रिंसिपल अमाउंट से। क्या चीज से कम हो रहा है? प्रिंसिपल अमाउंट से। क्यों सर? लीज लायबिलिटी के अंदर में इनिशियली जो आपका प्रिंसिपल रहेगा वो कम क्यों रहेगा? बिकॉज इनिशियली लोन शेड्यूल के अंदर में इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट हाई होता है या प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट? इंटरेस्ट कॉम्पोनेट। तो प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट क्या होगा? कम होगा। प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट क्या होता है? कम होता है। और जैसे जैसे अपना लोन का अपने आगे बढ़ते जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स का लोन है, इनिशियली तो आपका इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट ज्यादा होता है रीपेमेंट में, और जब आगे बढ़ते हो लोन के टेन्योर में प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट हाई हो जाता है, मतलब प्रिंसिपल रीपेमेंट क्या हो जाता है? हाई हो जाता है इन केस ऑफ अ लोन शेड्यूल। दैट इज वाई यहाँ का इनिशियली अमोर्टाइजेशन क्या होगा? हाई, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट होगा वो क्या होगा? लो होगा एट द इनिशियल ईयर्स। और उसके बाद तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग द कोर्स सेम रहेगा, मतलब पूरा का पूरा टोटल आप नेक्स्ट 3 ईयर्स का मिलाओगे तो वो क्या रहने वाला? सेम रहने वाला, ठीक है। अब इसके अंदर में और भी कुछ बताना है जो मैंने बोला था कि आप इस चीज को और ज्यादा अभी रूल्स पे नहीं जाते या ट्रीटमेंट पे नहीं जाते, क्योंकि अब आपके थोड़ा सा माथा के ऊपर जाएगा, अब सम्स पे जाते, सम्स के थ्रू ये सब सारा चीज देखेंगे, और उसके बाद वहीं से जो डेल्टा वाला पोर्शन है वो अपने सम्स के थ्रू कवर करते हैं। चलिए सम्स में मूव करते हैं। तो ये सब सारा चीज इनिशियली अपने डिस्कस कर लिया, रिस्क ऑफ ऑप्सो, ऑपरेटिंग फाइनेंस लीज एंड ऑल। लेट्स सी अकाउंटिंग। देखो एग्जांपल देखना, लेट्स सी अकाउंटिंग फॉर अ फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज का बात कर रहा है, ठीक है। IFRS, US GAAP दोनों में सेम ट्रीटमेंट ऑफ द फाइनेंस लीज। The affordable company, affordable leases a machine for its own use for 4 years, 4 years के लिए मशीन ले रहा है with annual payment of 10,000। हर साल कितना पेमेंट करेगा? 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, टोटल मिला के कितना पेमेंट करेगा सर 4 ईयर्स में? 4 ईयर्स का ले रहा है ना, हाँ, इसको अंडरलाइन कर लेना, 4 ईयर्स का 10,000, 10,000, 10,000, मतलब टोटल कितना पेमेंट करेगा? 40,000 एट द एंड ऑफ द लीज विच इज ऑल्सो द एंड ऑफ द मशीन यूजफुल लाइफ। अंडरलाइन करो इस चीज को, एट द एंड ऑफ द लीज विच इज ऑल्सो द एंड ऑफ द मशीन यूजफुल लाइफ। इसका मतलब क्या हो गया सर? जो मशीन का यूजफुल लाइफ है दैट इज ऑल्सो फॉर 4 ईयर्स, एंड जो लीज का टर्म है दैट इज ऑल्सो फॉर 4 ईयर्स। इसका मतलब क्या हो गया? ये फाइनेंस लीज। यहाँ पे बोल, अरे यहाँ पे तो लिखा हुआ है फाइनेंस लीज, बस जरूरी नहीं आपको ऐसे लिख के देगा फाइनेंस लीज, ये तो आपको समझा रहा है, बट नॉट नेसेसरीली दे विल मेंशन। आपको पिकअप करना पड़ेगा आउट ऑफ दोस 5 सिचुएशंस। सर वो 5 कंडीशंस में कोई सा भी अगर ट्रिगर हो जाते तो मानेंगे क्या? फाइनेंस लीज। और वो ट्रिगर हो गया यहाँ पे, दैट इज व्हाट ट्रिगर्ड। अफोर्डेबल विल रिटर्न द मशीन टू द लेसर, अफोर्डेबल विल रिटर्न द मशीन टू द लेसर, बोला कि बाद में उसको रिटर्न कर देगा। तो कुछ भी बोलो है तो ये फाइनेंस लीज है ना, क्योंकि जो यूजफुल लाइफ है वही क्या? लीज टर्म है। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 5%, ठीक है। तो 5% पे लोन लिया एक तरीके से। ये जो डिस्काउंटिंग करेंगे लीज को, उसको किस पे डिस्काउंट करेंगे? एट द रेट ऑफ 5%। अज्यूमिंग दैट ROU एसेट इज एमोटाइज्ड, ROU एसेट का एमोटाइजेशन होता है ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द टर्म ऑफ द लीज, दैट इज व्हाट 4 years। Calculate the impact of the lease on affordable financial statement for each of the 4 years। पूरा कि affordable financial statement का पे impact बताओ for next 4 years तक। तो सबसे पहला सर ये फाइनेंस लीज है, ओके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट बताना है तो क्या करें? सबसे पहला
पहला चीज क्या बात किए थे कि सर आरओयू और लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, विच इज व्हाट सेम। तो व्हाट इज माय आरओयू और लीज लायबिलिटी ईयर? पीएमटी, पीएमटी 10,000 एन 4 years आई बाई वाई क्या 5% था ना, 5। सीपीटी क्या पीवी, सीपीटी पीवी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट्स आ जाएगा, दैट विल बी आरओयू और लीज लायबिलिटी। प्लीज कैलकुलेट करो। सेकेंड क्लियर वर्क कर लेना पहले। 10,000 पीएमटी 4N 5I by Y CPT PV. This is coming 35,459.505। तो एक काम करते हैं, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। 35,460 अप्रोक्सीमेटली, 35,460। इसको अपने क्या मानेंगे? ये अपना आरओयू और लीज लायबिलिटी हो जाएगा बैलेंस शीट पे। इंसेप्शन सर एज ऑन टुडे ROU and lease liability will be 35,460। Is it fine? अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा बैलेंस शीट ड्रॉ कर दूं, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, बट आप चीज को जब थोड़ा सा बैलेंस शीट और पीएनएल से समझते हो, थिंग्स बिकम व्हाट यू से, रिटेंशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, मतलब एटलीस्ट मेरे लिए तो। एसेट और लायबिलिटी, एसेट में मैं ROU दिखाऊंगा, लेसी का बुक्स है ये, ठीक, लेसी का बुक्स है। अपने बैलेंस शीट पे सर आज दिखा रहे हैं ROU 35460 और लीज लायबिलिटी दिखाएंगे 35460। इज इट फाइन? कब? टुडे, आज के दिन। अब सर क्या होगा? सबसे पहला ROU को अपने एमोटाइज करेंगे, 35460 डिवाइडेड बाय व्हाट 4, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कितना आएगा? 35460 डिवाइडेड बाय 4, 8865। 8865 हर साल, क्योंकि 4 years का ना, हर साल ये कहां जाएगा? पीएनएल में। हर साल ये कहां पे जाएगा? पीएनएल में। ठीक है, पीएनएल में डेबिट होगा। सो दिस विल बी एन एक्सपेंस इन दी पीएनएल फॉर 4 years। नेक्स्ट 4 years तक ये पीएनएल में जाएगा आरओयू। ठीक है सर, जब आप एक्सपेंस को डेबिट करते हो तो एज पर डबल अकाउंटिंग कोई चीज को कम करना पड़ेगा। एक्सपेंस को जब अपने डेबिट करते हैं पीएनएल में, सर अगर डेबिट कर रहे हैं तो क्रेडिट कोई चीज को करना पड़ेगा। क्रेडिट क्या चीज होगा? एसेट। एसेट को कम करना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट 4 years। तो आप देखो यहाँ पे 8865 को 4 years अगर आप माइनस करोगे कि सर फर्स्ट ईयर में 8865 कम हो गया, फिर 8865 कम हो गया, फिर 8865 होगा, अल्टीमेटली आरओयू क्या हो जाएगा? इट विल बी व्हाट? 0। आरओयू विल बी व्हाट? 0 एट द एंड ऑफ 4 years। उसका अपने बाद में ट्रीट करते हैं एक बार, क्योंकि फिर यहाँ पे पूरा का पूरा बैलेंस शीट ही बन जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है? लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी में क्या करना पड़ेगा अपने को? वो टेबल बनाना पड़ेगा। और लीज लायबिलिटी का कैलकुलेशन विल हैव टू मेक द टेबल। चलो स्टार्ट करते हैं। ईयर्स, यहाँ पे ईयर्स बोला है क्या? मतलब कौन सा ईयर है? नहीं, मैं देख रहा था ना, वो ईयर के बारे में कुछ बोला है तो नहीं बोला। ठीक है, कोई बात नहीं। ईयर्स नहीं बोला है तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 year, 2 year, 3 year, 4 year। मतलब मैं देख रहा था 2021, 2022 वगैरह यूज किया है कि नहीं ईयर्स। और यहाँ पे मैं बात करूंगा बिगनिंग। ठीक है, बिगनिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ। ईयर्स की फर्स्ट ईयर क्या बिगनिंग ईयर्स। उसके बाद क्या कॉलम आता है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट। उसके बाद क्या कॉलम आता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो कि यहाँ पे क्या है? 5% है। 5% दिया हुआ था ना इंटरेस्ट एक्सपेंस। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस। फिर जो मेरा हर साल पेमेंट हो रहा है, कितना पेमेंट हो रहा है हर साल? 10,000। इसको ले लेता हूं मैं एनुअल लीज। ठीक है, एनुअल लीज इज 10,000, 10,000, 10,000 एंड 10,000। परफेक्ट। और उसके बाद प्रिंसिपल रीपेमेंट, ये कॉलम नहीं था वहां पे। जो अपना बॉन्ड वाला शेड्यूल था उसमें प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं था। क्यों सर? क्योंकि वहां पे बॉन्ड का कूपन दे रहे थे ना अपने, और कूपन मतलब क्या होता है? सिर्फ इंटरेस्ट। और यहाँ पे 10,000 में क्या इंटरेस्ट भी है प्लस प्रिंसिपल भी है। दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग व्हाट? प्रिंसिपल रीपेमेंट। उसके बाद क्लोजिंग लीज लायबिलिटी। क्लोजिंग लीज लायबिलिटी जो मेरा अल्टीमेटली बैलेंस शीट का क्लोजिंग बैलेंस बनता है। इज इट फाइन? यहाँ तक कंफर्टेबल? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला
ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना का एक तरीके से आपने लोन लिया था 35,460 35,460 दिस इज द बिगिनिंग फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग मतलब 0th ईयर का एंड फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग मतलब 0th ईयर का एंड 35,460 उस पे 5% चलो करो तो सबको राउंड ऑफ करते जाना 35,460 इंटू 0.05 1773 1773 आपका EMI इज 10,000 अगर उसमें इंटरेस्ट 1773 है तो प्रिंसिपल क्या है 10,000 माइनस 1773 इज इट फाइन 8227 8227 अगर कोई को बाई चांस नहीं समझ में आया यहाँ पे मैं कॉलम डिनोट कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 ठीक है ये 3 कैसे निकला कॉलम 2 इंटू 5% 4 तो मेरा एनुअल लीज है 5th कैसे निकला 4 माइनस 3 6 कैसे निकलेगा क्लोजिंग लीज लायबिलिटी कैसे निकलेगा बात हुआ था अपना ये सर जो अपना आउटस्टैंडिंग लीज लायबिलिटी था उसमें से क्या प्रिंसिपल रीपेमेंट माइनस करेंगे मतलब 1 माइनस 5 ठीक है करते प्लस 35460 27233 27233 दिस इज माई क्लोजिंग लीज लायबिलिटी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग लीज लायबिलिटी है 21,233 फर्स्ट ईयर का एंड मतलब सेकंड ईयर का ओपनिंग या सेकंड ईयर का बिगिनिंग का बात करें इसका मतलब 27,233 उस पे 5% 1362 10,000 से माइनस करो 8638 ठीक है और लीज लायबिलिटी विल बी व्हाट 27233 माइनस 8638 27233 दिस इज कमिंग 18,595 18,595 सेकेंड ईयर का क्लोजिंग मतलब थर्ड ईयर का ओपनिंग 18,595 उस पे 5% चार्ज करिए 929.75 मतलब 930 10,000 से प्लीज माइनस करो 9070 माइनस 18595 9525 9525 फिर यहाँ पे 9525 उस पे 5% 476 10,000 माइनस 476 959,524 आ रहा है उसको 25 लिख देता है अप्रोक्सीमेटली क्योंकि अपने हर जगह राउंड ऑफ कर रहे थे ना अरे लीज लायबिलिटी तो अल्टीमेटली जीरो हो जाना चाहिए देखो जीरो हो भी रहा है क्योंकि मन में नहीं है भाई 9524 लिख रहे हैं तो सर 9525 माइनस 9524 1 रुपया का लीज लायबिलिटी तो अभी भी पेबल है नहीं है ना अपनी राउंड ऑफ कर रहे थे हर जगह तो $1.5 का तो डिफरेंस आई गई तो उसको अपने राउंड ऑफ कर दिया यहाँ पे ठीक है और लीज लायबिलिटी बोल दिया क्या हो गया सर जीरो हो गया लीज लायबिलिटी एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर क्या हो गया जीरो हो गया आफ्टर दी पेमेंट आफ्टर दी प्रिंसिपल रीपेमेंट तो आप देखो अपना जो लीज लायबिलिटी था हर साल का आप उसको किससे कम कर रहे हो प्रिंसिपल रीपेमेंट से कम कर रहे हो ये रहा क्लोजिंग लीज लायबिलिटी तो अपने लिखे थे आप चेक कर लो अगर बाई चांस आप लिख रहे हो ने यहाँ लिखा था तो आप चेक कर लो यहाँ पे सबसे पहला चीज लीज लायबिलिटी विल बी रिड्यूस्ड बाय द प्रिंसिपल रीपेमेंट एवरी ईयर एट द एंड इट विल बी व्हाट जीरो कंफर्टेबल राइट ऑफ यूज एसेट तो राइट ऑफ यूज एसेट का सर क्या होगा ट्रीटमेंट वो बात हो चुका सर यहाँ पे जो एमोटाइजेशन अमाउंट है उससे मेरा राइट ऑफ यूज एसेट क्या होते जाएगा कम होते जाएगा तो एक कॉलम यहीं पे टाल लेते हैं राइट ऑफ यूज एसेट का क्या बैलेंस होगा राइट ऑफ यूज एसेट का क्या बैलेंस होगा लीज लायबिलिटी का तो बैलेंस है तो राइट ऑफ यूज एसेट ओपनिंग कितना था 35460 उसमें से माइनस करो 8865 बिकॉज उतना एमोटाइज हो जाएगा फर्स्ट ईयर तो 35460 माइनस 8865 तो ये आ रहा है 26595 26595 देखो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में सेम बैलेंस था स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में सेम बैलेंस था अब देखो फर्स्ट ईयर के एंड पे क्या चेंज हुआ है क्या दोनों में अलग अलग बैलेंस है बिल्कुल इसका 27233 है और राइट ऑफ यूज का क्या कम है नेक्स्ट वाला 26595 माइनस एमोटाइजेशन अमाउंट ऑफ 8865 माइनस 8865 दिस इज कमिंग 17730 17,730 माइनस 8865 सेम अमाउंट से एमोटाइज करना है प्लीज हाँ 8865 और उसके बाद क्या फोर्थ ईयर में फाइनली एमोटाइज करके अमाउंट विल बी व्हाट जीरो तो देखो एट द एंड जीरो हो गया एंड ड्यूरिंग द लीज टर्म क्या
आरओयू और क्लोजिंग लीज लायबिलिटी के अलग अलग है, और कौन सा अमाउंट कम है? आरओयू कम है, देख लो, आरओयू कम है एज कंपेयर टू लीज लायबिलिटी। चले एक बार वहां पे, ROU and lease liability will be same at the inception and it will be different during the lease term and it will be zero at the end. Financial lease ROU will be what? Lease liability. I hope सारा चीज अब आपको समझ में आ रहा होगा from this example. Is that fine? यहाँ तक कंफर्टेबल? चलिए सर, तो यहाँ पे बैलेंस शीट का अपना हो गया काम, ROU का ट्रीटमेंट दिखा दिया, क्लोजिंग लीज लायबिलिटी का यहाँ पे ट्रीटमेंट अपने शो कर दिया। फाइनली सर P&L में क्या जाएगा? यहीं पे कर लेते P&L का भी, एक काम करती है, P&L भी यहीं पे इसी टेबल में ड्रॉ कर लेते हैं। सर P&L में एक सबसे पहला इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा एंड एमोटाइजेशन अमाउंट जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना था? ये रहा कॉलम, आ गया भाई, ये रहा 1773, 1362, 930, 476, ये मेरा पूरा P&L में जाएगा ना। और एमोटाइजेशन कितना था? सेम अमाउंट 8865, सेम अमाउंट 8865, 8865, 8865, 8865, 8865। तो टोटल कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस एमोटाइजेशन, टोटल मिला के कितना? टोटल बता दो फटाफट से। 8865 प्लस 1773, दिस इज 10638। नेक्स्ट वाला 8865 प्लस 1362, 10,227। नेक्स्ट 8865 प्लस 930, 9795। नेक्स्ट 8865 प्लस 476, 9341, 9341। टोटल लगाओ और देखो 40,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं पहले लिख दे रहा हूँ 40,000 ही आएगा, नो डाउट 40,000 ही आएगा, एक बार चेक करो। 10638 प्लस 10227 प्लस 9795 प्लस 9341, 40,000 आ रहा है एग्जैक्ट, ठीक है। $1 आ रहा है एक्स्ट्रा, दैट इज फाइन, क्योंकि यहाँ पे अपने किए थे ना एडजस्ट, इट्स ओके। 40,000 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, तो यार यहाँ भी तो 40,000 ही आ रहा था बाबा, जो एनुअल लीज है वो भी तो 40,000 ही आ रहा था, बट यहाँ पे भी तो 40,000 आ रहा है, बट यहाँ पे शो अलग तरीके से कर रहे हैं। P&L के अंदर में अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा और एमोटाइजेशन अमाउंट जाएगा, है दोनों 40,000 ड्यूरिंग द टेन्योर। ड्यूरिंग द टेन्योर आप 40,000 का ही खर्चा चार्ज कर रहे हो, बट अलग अलग तरीके से। इंस्टेड ऑफ चार्जिंग 10,000 इन योर P&L, अब फर्स्ट ईयर में 10,638 चार्ज कर रहे हो, सेकंड ईयर में 10,227 चार्ज कर रहे हो इंस्टेड ऑफ 10,000, थर्ड ईयर में 10,000 से कम कर रहे हो 9795, और उसके बाद 9341 which is less than 10,000। इसका मतलब net income in case of finance lease and operating lease under IFRS and US GAAP of IFRS, net income क्या आएगा इनिशियल ईयर्स में? बताओ, इनिशियल ईयर्स में नेट इनकम क्या आएगा, ज्यादा या कम? कम, क्योंकि आप एक्सपेंस ज्यादा चार्ज कर रहे हो ना, एक्सपेंस ज्यादा चार्ज करो, कंफर्टेबल। यहाँ पे एक्सपेंस ज्यादा चार्ज करो तो ऑब्वियसली आपका जो नेट इनकम आएगा वो क्या आएगा? कम आएगा। ROU और लीज लायबिलिटी क्या सेम? ROU लीज लायबिलिटी क्या सेम रहेगा? इज इट फाइन? मतलब इन द सेंस, नहीं सॉरी, ROU और लीज लायबिलिटी बोलो ना, नहीं, इट विल नॉट बी सेम। ROU कम रहेगा, लीज लायबिलिटी ज्यादा रहेगा। ROU कम रहेगा, लीज लायबिलिटी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। यहां तक कंफर्टेबल? क्योंकि ये लोग वहां पे टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा है, जो मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज, नेट इनकम इनिशियली कम रहेगा फिर बाद में ज्यादा हो जाएगा, ये लोग वहां पे टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा है, तो आप वो तो टेबल से भी देख पा रहे हो ना, यू आर एबल टू सी फ्रॉम द टेबल ऑल्सो। और ROU और लीज लायबिलिटी क्या अलग अलग है। इज इट कंफर्टेबल यहां तक? तो बैलेंस शीट हो गया, इनकम स्टेटमेंट हो गया, बचा क्या? बचा क्या? कैश फ्लो। बचा क्या? कैश फ्लो। तो सर कैश फ्लो में क्या करेंगे? कैश फ्लो में क्या करेंगे? कैश फ्लो, सर ये जो आपने लोन लिया था ना, कितना का? 35460 का जो लोन लिया था, उसमें आप ये प्रिंसिपल रीपेमेंट कर रहे हो एज पर कैश फ्लो का नॉलेज। जो अपने प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हैं तो उसको कहां पे शो करते हैं? CFO, CFI और CFF के अंदर में। तो जो CFF है उसमें क्या जाएगा सर? प्रिंसिपल रीपेमेंट जाएगा।
प्रिंसिपल रीपेमेंट जाएगा। इज इट फाइन? प्रिंसिपल रीपेमेंट जाएगा। जो इंटरेस्ट रीपेमेंट है, जो इंटरेस्ट रीपेमेंट है, ठीक है, विच इज दिस अमाउंट 17731362930 एंड 476, ये कहां पे जाएगा? क्योंकि अब अल्टीमेटली तो 10,000 ही पे कर रहे हो ना, अरे सामने वाले पार्टी को तो 10,000 पे कर रहे हो। 8227 इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल एंड 1773 इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, आप अपने बुक्स में जो रिकॉर्ड कर रहे हो वो अलग तरीका है कि इंटरेस्ट दिखा रहे हो एंड अमोर्टाइजेशन दिखा रहे हो, दैट इज डिफरेंट। बट कैश फ्लो से अक्रूवल को तो मतलब नहीं, उसको तो पेमेंट से मतलब है। तो पेमेंट तो आप 10,000 करो तो हर साल 10,000 का तो कैश आउटफ्लो होगा। बट 10,000 में सर कौन सा कंपोनेंट सीएफओ में जाएगा या सीएफएफ में जाएगा, उसका बात कर रहे हैं। तो सीएफएफ के अंदर में अपने प्रिंसिपल रीपेमेंट दिखाएंगे 8227 8638 9070 9525 फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स। अब जो इंटरेस्ट पेमेंट जो हो रहा है, इंटरेस्ट रीपेमेंट नहीं, इंटरेस्ट पेमेंट होता है। इंटरेस्ट पेमेंट जो होगा उसको अपने क्या दिखाएंगे, सीएफओ या सीएफएफ? सीएफओ या सीएफएफ से डिपेंड करता है। अगर आईएफआरएस है, आईएफआरएस तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट पेमेंट को सीएफओ या सीएफएफ में शो कर सकते हो। वेयर एज यूएस गैप क्या बोलता है? यूएस गैप क्या बोलता है? आपको क्या शो करना पड़ेगा? सीएफएफ, सॉरी सीएफओ। आपको क्या शो करना पड़ेगा? सीएफओ अंडर यूएस गैप, ठीक है। वो सब चीज याद रखना पड़ेगा। कैश फ्लो ऐसा नहीं हो कि सर वो तो याद नहीं आ रहा, नहीं चलेगा। ये सब चीज ने हाफ से ज्यादा ऑलमोस्ट कर चुके हैं, राइट? ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है, अपने हाफ से ज्यादा हो चुका है इधर। ये सब चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बैलेंस शीट में क्या किया है, इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या, कोई अब ये सब चीज का यहाँ पे सारा एनालिसिस कर रहे हो और एग्जीक्यूशन कर रहे हैं कि वहां पे क्या किया है। तो कैश फ्लो के अंदर में प्रिंसिपल रीपेमेंट आपका सीएफएफ में जाएगा, और ये जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है आईएफआरएस बोलता है कि आप सीएफओ या सीएफएफ में दिखा सकते हैं। यूएस गैप क्या बोलता है? आपको कहां शो करना पड़ेगा? सीएफओ के अंदर में। दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस लीज एज पर क्या आईएफआरएस, एंड आईएफआरएस के अंदर में ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज, एंड एज पर यूएस गैप, एंड एज पर यूएस गैप। तो आईएफआरएस के अंदर में अपने फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज एज पर यूएस गैप का ट्रीटमेंट हो गया। तो इट्स सेम, सब कुछ सेम है, कोई अलग नहीं है। बस यूएस गैप में एक अलग ट्रीटमेंट क्या की है सर? इंटरेस्ट पेमेंट का। दैट इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज क्या है? सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। अब बात करेंगे ऑपरेटिंग लीज। अब बात करेंगे ऑपरेटिंग लीज का। अभी कुछ नंबरिंग किया था क्या? तो ए लीज बुक्स, लेसी का बुक्स, और यहाँ पे एक मार्क कर देता है आईएफआरएस। नेक्स्ट क्या? यूएस गैप। और यूएस गैप में क्या? ओनली ऑपरेटिंग लीज का बात होगा, ओनली ऑपरेटिंग लीज का बात होगा। बहुत इजी है इसके अंदर में, जितना अभी तक अपने किए हैं सब कुछ वही रहने वाला है, सिर्फ एक चेंज होने वाला है। क्या चेंज होने वाला है सर? जो अपने राइट ऑफ यूज एसेट को एमोटाइज कर रहे थे ना ओवर दी स्ट्रेट लाइन मेथड, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। उसके जगह क्या होगा? जो प्रिंसिपल रीपेमेंट कर रहे थे अपने लीज लायबिलिटी से, जो कम कर रहे थे, बाई दी सेम अमाउंट राइट ऑफ यूज एसेट उतना से कम होगा। सर मतलब जो राइट ऑफ यूज एसेट पहले अपने क्या कर रहे थे? 8865 से कम कर रहे थे, बिकॉज वी आर चार्जिंग व्हाट ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस, और लीज लायबिलिटी वी आर रिड्यूसिंग टू बाय प्रिंसिपल रीपेमेंट। इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज, राइट ऑफ यूज एसेट विल गेट रिड्यूस्ड बाय प्रिंसिपल रीपेमेंट सेम अमाउंट से। इसका मतलब सर राइट ऑफ यूज एसेट और क्लोजिंग लायबिलिटी सेम हो जाएगा? यस बिल्कुल, क्योंकि लीज लायबिलिटी अपने क्या चीज से कम कर रहे थे? 8227 से। राइट ऑफ यूज एसेट किससे कम करेंगे इस बार? 35460 माइनस 8227, तो सेम ही आएगा 27233, 27233, सेम अमाउंट आएगा, सेम अमाउंट आएगा। इज इट फाइन? यहां तक कंफर्टेबल? यहां तक कंफर्टेबल? ठीक है। इसका मतलब सर जो अपने एमोटाइजेशन कर रहे हैं पीएनएल के अंदर में, जो अपना डेबिट होगा वो क्या अमाउंट हो जाएगा? 8227 फॉर फर्स्ट ईयर, क्योंकि आप इतना से तो एमोटाइज कर रहे हो ना। सेकंड ईयर 8638, थर्ड ईयर 9070 एंड 9525, इतना आप पीएनएल में लेके जाओगे, प्लस इंटरेस्ट जो जाएगा वो तो जाएगा ही। इसका मतलब पीएनएल में इस बार आप क्या लेके जा रहे हो? 10,000। इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज आप कितना लेके जा रहे हो? 10,000। इज इट फाइन? क्योंकि एमोटाइजेशन अमाउंट पहले 8865 था। बाबा ये जो 10,000 और 10,638 में डिफरेंस आया क्यों? इंटरेस्ट एक्सपेंस तो सेम है। एमोटाइजेशन आप पहले 8865 से कर रहे थे। इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज यू विल नॉट एमोटाइज बाय 8865, रेदर यू विल एमोटाइज बाय प्रिंसिपल रीपेमेंट। ठीक है, तो वो एमोटाइजेशन अमाउंट हर साल चेंज होते जाएगा,
और ये अमाउंट प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस मेरा पीएनएल का पार्ट बनेगा। पीएनएल का पार्ट बनेगा, इसका मतलब पीएनएल में 10,000 10,000 10,000 10,000 ही आने वाला है। पीएनएल के अंदर में 10,000 10,000 10,000 ही आने वाला है, प्लस आपका जो आरओयू एंड क्लोजिंग लीज लायबिलिटी एट इंसेप्शन, ड्यूरिंग द लीज टर्म एंड एट द एंड सेम रहने वाला है। सेम रहने वाला है बिकॉज आप जो आरओयू को एमोटाइज कर रहे हो, यू आर एमोटाइजिंग विद द प्रिंसिपल रीपेमेंट। कंफर्टेबल? तो यूएस गैप में क्या बात कर रहे हैं कि सर आरओयू विल बी एमोटाइज्ड बाय प्रिंसिपल रीपेमेंट। प्रिंसिपल रीपेमेंट से एमोटाइज होने वाला है। ROU and lease liability will remain same. सेम रहेगा, इंसेप्शन में भी सेम रहेगा, ड्यूरिंग द टेन्योर भी सेम रहेगा और एट द एंड तो जीरो हो जाता है। इट विल रिमेन सेम। पीएनएल के अंदर में क्या जाएगा सर? इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा जो जाता है, प्लस एमोटाइजेशन जो जा रहा था, बट इस बार एमोटाइजेशन का अमाउंट चेंज हो जाएगा। एमोटाइजेशन का अमाउंट चेंज हो जाएगा विच इज प्रिंसिपल रीपेमेंट, विच इज प्रिंसिपल रीपेमेंट। लेकिन पीएनएल के अंदर में इंटरेस्ट एक्सपेंस और एमोटाइजेशन को अलग अलग शो नहीं करेंगे। इट विल नॉट बी शोन डिफरेंटली। जिसे फाइनेंस लीज के अंदर में अलग अलग रिपोर्ट कर रहे थे ना, एमोटाइजेशन अलग आ रहा था, एबिट के नीचे इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा था, पीएनएल के अंदर में अलग से शो नहीं करेंगे। दिस विल बी शोन टुगेदर एज अ लीज एक्सपेंस। ये जो अमाउंट है ये पूरा का पूरा शो करेंगे, शोन एज सिंगल लाइन आइटम, सिंगल लाइन आइटम एज लीज एक्सपेंस, भाड़ा लीज एक्सपेंस, क्योंकि क्या ऑपरेटिंग लीज है ना, तो क्या लीज एक्सपेंस के फॉर्म में शो करेंगे। बाकी आपका आरओयू और जो लीज लायबिलिटी है जैसे आ रहा था वो सब कुछ सेम आने वाला, ऑब्वियसली ऑफ द सेम अमाउंट, ऑफ द सेम अमाउंट। इज इट फाइन? यहां तक कंफर्टेबल? सर व्हाट अबाउट कैश आउटफ्लो? जो 10,000 करके आप पे करोगे वो सीएफओ में जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वो पूरा का पूरा 10,000 एज आउटफ्लो होगा, सीएफओ में अपने आउटफ्लो शो करेंगे। इज इट फाइन? क्योंकि अब तुम बाइफरकेट नहीं कर रहे ना इंटरेस्ट एक्सपेंस और एमोटाइजेशन, यू नॉट बाइफरकेटिंग, राइट? प्रिंसिपल रीपेमेंट और इंटरेस्ट एक्सपेंस में तो बाइफरकेशन नहीं कर रहे हो, उसमें कर रहे थे, यहाँ पे नहीं कर रहे। इसका मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग के अंदर में पूरा का पूरा लीज एक्सपेंस एज आउटफ्लो जाने वाला है। 10,000 10,000 10,000 10,000, दैट इज द एक्चुअल आउटफ्लो, दैट इज द एक्चुअल आउटफ्लो। कंफर्टेबल? यूएस गैप चलो देखते हैं एक बार फटाफट से यहाँ पे। ये रहा ऑपरेटिंग लीज, दैट इज नॉट शॉर्ट टर्म, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म तो नहीं होगा। ये रहा एग्जांपल, लेसी अकाउंटिंग, लेसी के बुक्स में चल रहा है अभी, अकाउंटिंग फॉर एन ऑपरेटिंग लीज अंडर यूएस गैप यूजिंग द सेम डेटा फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल। बोला प्रीवियस डेटा एग्जांपल, जो प्रीवियस एग्जांपल है उसका डेटा यूज करो एंड कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ द लीज ऑन अफोर्डेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ अफोर्डेबल रिपोर्ट्स अंडर यूएस गैप एंड लीज इज क्लासिफाइड एज व्हाट? ऑपरेटिंग लीज। और अगर ऑपरेटिंग लीज है तो आप कैसे उसको क्लासिफाई करोगे? तो मेरे को लगता है इस चीज को अपने वैसे तो अवॉइड कर सकते हैं बनाना, क्योंकि टेबल सेम बनेगा, बट ठीक है बना लेते हैं यार, प्रैक्टिस कर रहा है, फिर कोई भी तरीके का मेरे को किंतु परंतु नहीं चाहिए कि नहीं समझ में आया। ठीक है, तो चलो वापस से वो टेबल बना लेते हैं, वहां से कॉपी कर लेंगे अपना जो भी डेटा था। यस 1 2 3 4 आउटस्टैंडिंग अमाउंट, सेम कॉलम आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, फिर अपना नेक्स्ट कॉलम क्या था? लीज पेमेंट जो हर साल करेंगे अपने 10,000 10,000 10,000 10,000। आई होप आप भी कर रहे हो साथ में सारा कैलकुलेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल रीपेमेंट, नेक्स्ट लीज लायबिलिटी, क्लोजिंग लीज लायबिलिटी, और उसके बाद क्या? आरओयू, उसके बाद आरओयू। चलो एक काम करते हैं, फटाफट से इसको कॉपी कर लेते हैं। बहुत सारा नंबर है यार, कॉपी करने में टाइम लग जाएगा। 35460 35460, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना था? 1773,
1773 1362। आप भी कॉपी कर लेना, या कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगा। 930 476, 930 476। और प्रिंसिपल रीपेमेंट कितना था उसको तो अपने माइनस कर सकते हैं। 8227, 8227, दिस वाज 8638, 9070 9525, 9070 9525। ठीक है। क्लोजिंग लायबिलिटी 27233, 27233, 18595, सब कुछ सेम रहेगा, नो चेंज। 9525, 9525। और ये मेरा यहाँ पे ओपनिंग बन जाएगा 27233, 18595, 9525, और लास्ट में दिस विल बिकम 0। अब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, आरओयू। आरओयू क्या करेंगे अपना, जो ये था 35460, 35460 में से माइनस करेंगे 8227। करो एक बार, 35460 माइनस 8227, तो आपका सेम अमाउंट आने वाला है जो लीज लायबिलिटी भी तो ऐसे ही कैलकुलेट किए थे, आउटस्टैंडिंग माइनस प्रिंसिपल रीपेमेंट, तो दिस विल रिमेन 27233। आई होप आपने कर लिया होगा एटलीस्ट एक। ठीक है। नेक्स्ट 97233 माइनस 8638 सेम रहने वाला है, 18595, 9525, 9525, और लास्ट में क्या, 0। लास्ट में क्या, 0। कंफर्टेबल। तो देखो क्लोजिंग लीज लायबिलिटी और आरओयू क्या, सेम। आरओयू एंड लीज लायबिलिटी विल व्हाट, रिमेन सेम। अब आते हैं अपने पीएनएल के अंदर में। मैं यहाँ पे डायरेक्टली शो कर रहा हूँ प्लीज। हाँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस प्रिंसिपल रीपेमेंट, बिकॉज दिस इज माई अमोटाइजेशन ओनली ना। अब यही तो अमोटाइजेशन है, पीएनएल में अपने अमोटाइजेशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस लेके जा रहे हैं, तो प्रिंसिपल रीपेमेंट प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या, लीज पेमेंट 10,000। तो पीएनएल में क्या जाएगा, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। ठीक है, विच इज व्हाट, 40,000, विच इज 40,000। और कैश फ्लो में क्या दिखाओगे, हर साल आप ये लीज एक्सपेंस दिखा दोगे, जो मेरा पीएनएल के अंदर में ये लीज एक्सपेंस आएगा, लीज एक्सपेंस जो कि एक सिंगल लाइन आइटम आएगा। वेर एज वहां पे क्या कर रहे थे अपने, सेपरेटली शो कर रहे थे। वी आर शोइंग व्हाट, सेपरेटली इंटरेस्ट एक्सपेंस और एमोटाइजेशन सेपरेटली वी वेर। बताइए, कंफर्टेबल। सर ये क्या पूरा टेबल बनाने आएगा, मन में यही आ रहा होगा इतना क्लास, मतलब इतना टाइम डिवोट करने के बाद मन में तो यही आ रहा होगा कि सर ये क्या एग्जाम में ऐसा आएगा। देखो आए, मतलब आना तो चाहिए, बट ऑब्वियसली इतना बड़ा टेबल नहीं आएगा। आपको पूछेगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में लीज लायबिलिटी क्या था या आरओयू क्या था, मतलब वन ऑफ द आइटम पूछेगा, पूरा टेबल नहीं बनाने आएगा आपको। इज इट फाइन, क्योंकि इतना टाइम थोड़ी रहेगा बैठ के वहां पे आप टेबल बनाओगे। पूछेगा फर्स्ट ईयर में लीज लायबिलिटी क्या है, क्लोजिंग लीज लायबिलिटी, तो आपको फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। या आरओयू क्या है, डिपेंडिंग ऑन ऑपरेटिंग लीज के लिए पूछ रहा है, यूएस गैप या आईएफआरएस के लिए पूछ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये लोग भी कंपैरिजन किया कि बैलेंस शीट वर्सेस इनकम स्टेटमेंट, जो कि आपने ऑलरेडी कर लिया। आरओयू एसेट लीज लायबिलिटी, तो देखो आरओयू एसेट एंड लीज लायबिलिटी सर किसके अंदर में सेम रहेगा, ऑपरेटिंग लीज के अंदर में। अभी जस्ट बात की तो देख लो ऑपरेटिंग लीज और यहाँ पे क्या सेम है, फाइन। यहाँ भी तो अपने सेम चीज लिखे। फाइनेंस लीज के अंदर में आरओयू एसेट एंड लीज लायबिलिटी क्या रहेगा, अलग अलग, और कौन सा अमाउंट कम रहेगा, कौन सा अमाउंट कम रहेगा, आरओयू। तो देखो यहाँ पे फाइनेंस लीज और सॉरी आरओयू एसेट एंड लीज लायबिलिटी, हाँ ये रहा फाइनेंस लीज। यहाँ पे देखो 35460 3540 इनिशियली सेम रहेगा, और उसके बाद क्या आरओयू कम रहेगा, 26595 एंड 27233। चेक कर लो, अपने सब कुछ लिखे हुए हैं वहां पे ऑलरेडी। ये रहा 27233 एंड 26595। तो यहाँ पे क्या आपका जो आरओयू एसेट है दैट इज व्हाट लेस एज कंपेयर टू व्हाट लीज लायबिलिटी। और इनकम स्टेटमेंट जो आपने ऑलरेडी बना लिया, जो लास्ट कॉलम बनाया था मैंने फाइनेंस लीज के अंदर में, देखो टोटल चेक कर लो, ये वाला आपने दिखाए थे इंटरेस्ट एंड एमोटाइजेशन, और लीज एक्सपेंस ऑपरेटिंग लीज में क्या 10,000, जो यहाँ पे आपने ऑलरेडी लिखे हैं, जो यहाँ पे आपने ऑलरेडी लिखे हैं लास्ट कॉलम में। इज इट फाइन, यहाँ तक कंफर्टेबल। अब एक बार एनालिटिकली सोचते हैं, एनालिटिकली सोचते हैं कि सर
फाइनेंस लीज के अंदर में, चाहे वो IFRS हो या US गैप हो, फाइनेंस लीज के अंदर में चाहे वो IFRS हो चाहे वो US गैप हो, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे तो और एक आएगा आपका ऑपरेटिंग लीज अंडर US गैप, ऑपरेटिंग लीज अंडर US गैप, ठीक है। एक सेकंड रुको एक बार, IFRS एंड US गैप अंडर फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज दोनों ही आ जाएगा ना यहाँ पे तो फिर, और US गैप ऑपरेटिंग लीज। वेट वेट, एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये कॉमन रहेगा, इसको हटा देता हूँ। IFRS एंड US गैप, फाइनेंस लीज एंड, बैठ नहीं रहा कॉम्बिनेशन, बैठ नहीं रहा है कॉम्बिनेशन, सेपरेटली दिखा देता हूँ, इट्स ओके। फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज IFRS के अंदर में, और फाइनेंस लीज US गैप के अंदर में, ठीक है। और एक अपना ऑपरेटिंग लीज अंडर US गैप, ये तो अलग ट्रीटमेंट है, दिस इज दी ओनली डिफरेंट ट्रीटमेंट। सोचते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहला ROU, राइट ऑफ यूज एसेट, राइट ऑफ यूज एसेट किसमें हाई रहेगा किसमें लो, सोच के बताना। और आपके पास सारा नंबर्स है, इनफैक्ट सोचने का भी जरूरत नहीं है, आपके पास सारा नंबर्स है। राइट ऑफ यूज एसेट किसमें हाई रहेगा किसमें लो, ऑपरेटिंग लीज में अंडर US गैप हाई रहेगा, वेयर एज इन केस ऑफ फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज IFRS या फाइनेंस लीज अंडर US गैप में क्या लो रहेगा, तो दिस विल बी लोअर, दिस विल बी हायर। इज इट फाइन? सेकंड, लीज लायबिलिटी, IFRS US गैप फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज अंडर US गैप अलग रहेगा या सेम? सेम, नो चेंज। लीज लायबिलिटी सेम है ना, 27233, वहां भी तो सेम आ रहा था, वहीं से कॉपी किए थे इफ यू रिमेंबर, इसमें नो चेंज। थर्ड, नेट इनकम, अर्लियर ईयर्स, स्टार्टिंग में आपको दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है, दोनों को कंपेयर करना है। नेट इनकम अर्लियर ईयर्स में क्या रहेगा, हाई या लो? अर्लियर ईयर्स में क्या रहेगा, हाई या लो? सोच के बताना। देखो PNL में यहाँ पे 10,000 10,000 10,000 आ रहा है, वहां पे PNL में कितना आ रहा था, इनिशियली हाई अमाउंट आ रहा था, इनिशियली हाई अमाउंट आ रहा था, चेक कर लो, 10,638 एज कंपेयर टू 10,000 ऑपरेटिंग लीज का, 10,227 एज कंपेयर टू 10,000 ऑफ ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। या तुम यहाँ भी देख सकता है, यहाँ से भी देख सकता है कि सर इनिशियली एक्सपेंस क्या ज्यादा है और बाद में क्या एक्सपेंस कम हो रहा है, ऑल दीज आर एक्सपेंस। इसका मतलब नेट इनकम पे क्या इंपैक्ट अर्लियर ईयर्स में, अर्लियर ईयर्स में क्या इंपैक्ट, फर्स्ट वाले कॉलम में इट विल बी व्हाट, लोअर, और बाद में क्या, सॉरी ऑपरेटिंग लीज में क्या, हायर, क्योंकि आप 10,000 करके कर रहे हो। नेक्स्ट, नेट इनकम लेटर ईयर्स, लेटर ईयर्स पे क्या इंपैक्ट होगा, बाद में एक्सपेंस कम हो जाएगा, इसका मतलब नेट इनकम विल बी हायर, और यहाँ पे क्या, लोअर। इज इट फाइन? क्योंकि वहां पे आप 10,000 चार्ज कर रहे हो, ये रहा, और यहाँ पे क्या 9340, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 9795, तो यहाँ पे एक्सपेंस कम हो रहा है, इसका मतलब नेट इनकम विल बी व्हाट, हायर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, नेक्स्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पे हायर होगा, और यहाँ पे तो क्या ऑपरेटिंग लीज के अंदर का ही पार्ट बन गया, तो दैट विल बी लोअर, दैट विल बी लोअर, बिकॉज इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंस लीज के अंदर में अपने सेपरेटली शो कर रहा है, और ये क्या आपका उसी का ही पार्ट बन जा रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज CFO, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सोच के बताओ क्या होगा, IFRS और US गैप के अंदर में CFO और ऑपरेटिंग लीज में क्या होगा। CFO यहाँ पे सिर्फ आप प्रिंसिपल रीपेमेंट दिखा रहे थे, CFO के अंदर में सिर्फ प्रिंसिपल रीपेमेंट दिखा रहे हो, और यहाँ पे दिखा रहे हो पूरा 10,000, पूरा का पूरा 10,000 CFO के अंदर में, राइट। तो CFO यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, हायर। नेक्स्ट, CFF, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यहाँ पे तो आप कुछ दिखा नहीं रहे हो, ऑपरेटिंग लीज में तो पूरा का पूरा यू आर डिडक्टिंग इन व्हाट, CFO, तो यहाँ पे क्या होगा, हायर, यहाँ पे क्या होगा, लोअर, बिकॉज यहाँ पे आप क्या शो कर रहे हो, इंटरेस्ट एक्सपेंस, यहाँ पे क्या शो कर रहे हो, इंटरेस्ट एक्सपेंस अंडर व्हाट,
IFRS. इज इट फाइन? ये पूरा का पूरा आपका कंपैरिजन हो गया, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, IFRS, यूएस गैप एंड यूएस गैप के अंदर में। ये हुआ लेसी के बुक्स में, ये हुआ सिर्फ लेसी के बुक्स में। लेसर के बुक्स में बाद में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास को एक बार स्टॉप कर दूंगा मैं, ठीक है? बट उसके पहले कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं एक बार पहले, ठीक है? ताकि जो भी अपनी चीज सीखे है उसको फाइनली कंक्लूड तो करे, मतलब एग्जीक्यूट करके चीज को समझे तो सही। एक यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, इसको आप अंडरलाइन करिएगा, इसको अपने डिस्कस करेंगे। बाकी सारा चीज अपने डिस्कस कर लिए, ये वाला बुलेट डिस्कस नहीं किया, इसको अपने सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसको एक बार मैं होल्ड कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे और भी ये लोग लिया है आइटम, क्या लिया? EBIT भी लिया है। चलो अपना सारा आइटम आ गया, यहाँ पे EBIT रह गया, EBIT भी ले लेता, क्यों छोड़े बेचारे को। EBIT सोच के बताना, EBIT पे क्या ट्रीटमेंट होगा। ऑपरेटिंग लीज में आप पूरा का पूरा लीज एक्सपेंस दिखा दे रहे हो, तो वो EBIT के ऊपर में माइनस हो जा रहा है। EBIT के ऊपर में एक्सपेंस आ रहा है, उसमें ऑपरेटिंग लीज 10,000 पूरा का पूरा आ जा रहा है। वेयर एज यहाँ पे EBIT में क्या आ रहा है? सिर्फ डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन, क्योंकि इंटरेस्ट अपने EBIT के नीचे दिखा रहे हैं। इसका मतलब EBIT यहाँ पे क्या रहेगा? ज्यादा, यहाँ पे क्या रहेगा? कम, क्योंकि EBIT में आप क्या माइनस करो, मतलब EBIT के पहले डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन, यहाँ पे क्या पूरा का पूरा लीज एक्सपेंस, तो ये कम हो जाएगा, ये क्या होगा? हायर। इज इट फाइन? ये सब ट्रीटमेंट ये लोग पूछता है, ठीक है? ये इसको ये लोग समराइज किया हुआ है। फिर लेसर अकाउंटिंग तो अपने बाद में करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं पहले यहाँ पे, ये रहा मॉड्यूल क्विज 36.1 क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर टू परचेजिंग अ लॉन्ग लिव्ड एसेट यूजिंग डेट फाइनेंसिंग, लीजिंग द एसेट मोस्ट लाइकली। बोल रहा है कि परचेज करने के बजाय अगर आप लीज पे ले लो, इज मोर कॉस्टली टू दी लेसी। अपने को आंसर देना है लीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लीज पे लेते हो तो क्या आपको कॉस्टली पड़ता है? नहीं, इट इज लेस कॉस्टली ना। बोल इट इज मोर कॉस्टली टू दी लेसी, रिक्वायर्स अ ग्रेटर इनिशियल कैश आउटफ्लो फ्रॉम दी लेसी। कैश आउटफ्लो कहां पे होता है? परचेज के केस में। आपसे पूछ रहा है लीजिंग, it allows the lessee to avoid the risk of obsolescence. Yes, option number C is correct. Exception क्या था? That GIR वाला, GRI, that residual income, guaranteed residual income, वो exception है। Otherwise, as a lessee, you do not take the risk of obsolescence. Option number C is correct. क्योंकि आपको purchasing versus leasing को compare करने को रहा है। Next, question number 2. Under IFRS, which of the following lease type least likely requires a लेसी टू क्रिएट अ राइट ऑफ यूज एसेट एंड लीज लायबिलिटी? बोल रहा है कि कौन से लीज टाइप्स के अंदर में लेसी के बुक्स में ROU एंड लीज लायबिलिटी क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, नॉट लाइकली। ऑप्शन नंबर ए, लो वैल्यू एसेट। यस, लो वैल्यू एसेट में अपने बात किए थे ना, लो लेस देन 5,000, वहां पे ROU या लीज लायबिलिटी क्रिएट करेंगे? नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑपरेटिंग लीज या फाइनेंस लीज, दोनों में क्रिएट करना पड़ेगा ROU एंड लीज लायबिलिटी, तो दोनों में क्रिएट करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, during the life of the long term lease under IFRS, the lessee recognizes interest expense only, amortization expense and interest expense, neither amortization expense nor interest expense, both amortization expense and interest expense, दोनों recognize करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। P&L के अंदर में तो दोनों ही आएगा ना। क्राइटेरिया फॉर रिपोर्टिंग अ लीज एज अ फाइनेंस लीज, लीस्ट लाइकली इंक्लूड, वो जो 5 कंडीशंस था ना, बोला कि कौन सा नहीं है? लीस्ट लाइकली। Present value of the lease payment is less than fair value of the asset. No, it has to be equal to the fair value of the asset or more than that. Option number A is the answer. ये wrong statement है। Option number A is the answer. Lease term is for substantially most of the asset useful life. जैसा 4 साल का asset है, आपने 3.5 years का ले लिया, substantial time के लिए ले लिया, तो because of this lease is treated as what? Finance lease. Lessee directs the use of the asset and retains the benefit from the asset's use. बोला लेसी डायरेक्ट्स द यूज ऑफ द एसेट, बोला एसेट यूज करेगा और वही बेनिफिट उसी, मतलब ही इज गेटिंग द बेनिफिट, ही इज रिटेनिंग द बेनिफिट ऑफ द एसेट यूज। तो राइट ऑफ यूज एसेट, तो वो तो लेसी के पास रह गया। इसका मतलब क्या? फाइनेंस लीज होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी के अंदर में। ओनरशिप होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी के अंदर में, नॉट अंडर ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। फॉर अ लेसर, तो लेसर का बात नहीं किया, स्किप करते हैं। फॉर अ लेसी, ये वाला किया, बात करते हैं। फॉर अ लेसी with an operating lease, which of the following is most accurate? Both IFRS and US GAAP require interest and amortization in the income statement. Yes, operating lease के अंदर में बोला IFRS and US GAAP। एक सेकंड को, यहाँ पे क्या बोला? For a lessee with an operating lease, which of the following is most accurate? अच्छा, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। बोला both IFRS and US GAAP
विद एन ऑपरेटिंग लीज बोल रहा है, ऑपरेटिंग लीज यूएस गैप में अलग होता है, ठीक है। आईएफआरएस एंड यूएस गैप रिपोर्ट इंटरेस्ट एंड एमोर्टाइजेशन इन द इनकम स्टेटमेंट, रिपोर्ट इनकम इंटरेस्ट एंड एमोर्टाइजेशन इन द इनकम स्टेटमेंट। करेक्ट लग रहा है ये तो, क्योंकि दोनों सर पीएनएल के अंदर में तो रिकॉर्ड होता है। बट ऑपरेटिंग लीज यूएस गैप के अंदर में क्या बोलता है, लीज एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है आपको, लीज एक्सपेंस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख रहे हैं एक बार, इसको एक बार मैं होल्ड कर रहा हूं। वो फॉर बोथ आईएफआरएस एंड यूएस गैप द राइट ऑफ यूज एसेट विल इक्वल द लीज लायबिलिटी ओवर द लाइफ ऑफ द लीज। पूरा बोथ अंडर आईएफआरएस एंड यूएस गैप राइट ऑफ यूज एसेट विल इक्वल टू लीज लायबिलिटी। नो, दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज अंडर यूएस गैप ओनली ऑपरेटिंग लीज के अंदर में ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बिकॉज अंडर आईएफआरएस आरओयू एंड लीज लायबिलिटी क्या अलग होता है फॉर ऑपरेटिंग लीज। ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी, आईएफआरएस विल टिपिकली रिजल्ट इन अ लोअर आरओयू एसेट देन यूएस गैप। पूरा आईएफआरएस जो है वो टिपिकली लोअर आरओयू रिपोर्ट करेगा एज कंपेयर टू यूएस गैप। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। आईएफआरएस जो है सर लोअर आरओयू रिपोर्ट करेगा, चेक करवा देता हूं। ये अपना यूएस गैप वाला था 27233 18595, वहां जाके चेक करते हैं 26595 17330। तो आईएफआरएस में क्या आरओयू कम है अंडर ऑपरेटिंग लीज एज कंपेयर टू व्हाट यूएस गैप। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए में मेरे को क्यों डाउट हुआ, बिकॉज यहाँ पे लोग बोल रहे हैं इंटरेस्ट एंड एमोर्टाइजेशन विल बी रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट। नो, ऑपरेटिंग लीज में क्या करेंगे सर, क्लब करके अंडर यूएस गैप, अंडर यूएस गैप क्या क्लब करके। बट यहाँ पे क्या बोला था, बोथ आईएफआरएस एंड यूएस गैप अंडर ऑपरेटिंग लीज। नो, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली इन केस ऑफ व्हाट आईएफआरएस। ये स्टेटमेंट ट्रू है सिर्फ आईएफआरएस के लिए, यूएस गैप के लिए, ऑपरेटिंग लीज के लिए ट्रू नहीं है, बिकॉज अपने को क्लब करके शो करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 लेसर का बात हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 भी लेसर का बात हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 5 और कौन सा, ओके 3 क्वेश्चन है जो आपने नहीं किया। अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर में लेसर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे और उसके बाद आपका ये फिर लीज वाला पोर्शन कंप्लीट होगा। तो देखो कितना टाइम लगा, मतलब मेरे को टाइम का अंदाजा नहीं है, बट क्लोज टू मे बी 2 आवर्स लग गया होगा सिर्फ लेसी का समझने के लिए, ठीक है। और मेरे को लगा था उसके अंदर में इसका लेसर का भी हो जाएगा, तो टाइम लगता है इस चीज में, और आपको भी टाइम देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव द टाइम। और तुम देखो अगर अपने टाइम नहीं देते और सिर्फ यहाँ पे स्क्वाइजर से बस चेक कर लेते, कभी नहीं हो पाएगा। मतलब तुम ये मत करना कि स्क्वाइजर को सिर्फ देख रहा है, हाँ ये मैच हो रहा है, हाँ ये मैच हो रहा है, कैलकुलेशन देख रहा है, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी नहीं होने वाला है। जैसे अपने पूरा एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा घर पे खुद से बैठ के, वापस से आपको ये दोनों सब करना चाहिए और आपको ट्रीटमेंट सोचना चाहिए कहाँ पे क्या हो रहा है, देन ओनली आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। एक होता है ना बस चीज को देख रहे हैं अपने, सिर्फ स्कैन कर रहे हैं, नहीं होगा। लीज में बिल्कुल भी नहीं होगा, और करना भी मत ये गलती, पहले बोल रहा हूँ, आपका पूरा का पूरा टॉपिक वेस्ट हो जाएगा। पूरा एग्जीक्यूट करना, सब 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना, सो दैट पूरा आपको हैंड्स ऑन हो जाए और क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, आरओयू कहाँ कम हो रहा है, आरओयू कैसे कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, फिर लीज लायबिलिटी सेम है, पीएनएल में क्या इंपैक्ट आ रहा है, आपको सारा चीज बना के प्रॉपर्ली ऐसे करके दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा जो अपने कर रहे थे अभी, देन ओनली आप इस टॉपिक को जस्टिफाई करो, अदरवाइज ये टॉपिक आपसे पूरा मिस हो जाएगा। फाइन, दैट्स इट फॉर टुडे।